बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ग्रामर ऑफ साइंस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 फिजिक्स बुक के यूनिट 3 विच इज ट्रांसलेटरी मोशन को अपने वन शॉट वीडियो के अंदर कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से आर्टिकल सबमिटिव हैं और इस चैप्टर की वेटेज क्या है। देन फिर हम मूव ऑन करेंगे और वन बाय वन अपने आर्टिकल्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। Dear students, here we have list of summative and formative topics और इस चैप्टर के अंदर 4 मेन टॉपिक्स हैं और इसमें से भी जस्ट 2 टॉपिक्स को आप लोगों के कोर्स का हिस्सा बनाया गया है। इसमें से जो पहला है 3.2 आर्टिकल विच इज अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और एग्जाम में इससे रिलेटेड लाजमी तौर पर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस लाजमी तौर पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा दूसरा जो आर्टिकल है जिसको हमने स्टडी करना है वो है इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, ये जो है इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये इसका हम यूज करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, लेकिन इसकी डेरिवेशन हम नहीं करेंगे क्योंकि फॉर्मेटिव टॉपिक्स है, डायरेक्टली इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। और इसी तरह से लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ये आर्टिकल भी सारे का सारा फॉर्मेटिव है। अगर हम वेटेज की बात करें तो इस चैप्टर में से तकरीबन 8% के करीब पेपर जो है वो बनना है, क्योंकि टोटल जो आपके मार्क्स हैं वो 85 मार्क्स का पेपर बनना है थ्योरी का। तो 8% के करीब पेपर इसमें से बनना है। दैट मीन अप्रोक्सीमेटली 7 मार्क्स का पेपर जो है वो इस चैप्टर में से बनना है। और इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो फोकस करने वाली चीज है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसका कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे से लेना है, तभी आप इस काबिल होंगे कि इससे रिलेटेड जैसे मर्जी न्यूमेरिकल आ जाए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ हम एनिमेशन का भी यूज करेंगे इंशाल्लाह और इसको समझाने की काफी हद तक कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग इसको बहुत ज्यादा इंजॉय करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और अपने आर्टिकल्स को स्टडी करते हैं। Dear students, here we have 3.2 article of your book which is projectile motion. अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? इसकी डेफिनेशन को मैंने 7 डिफरेंट पॉइंट्स में कन्वर्ट किया है। तो जस्ट आप वो 7 डिफरेंट पॉइंट्स समझ लें, डेफिनेशन खुद ब खुद याद हो जाएगी। पहला पॉइंट ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज आ 2 डायमेंशनल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम कहते हैं ये 2 डायमेंशनल मोशन है। 2 डायमेंशनल मोशन क्यों है? अच्छा, देखिए कि ये फुटबॉल है, अगर आप इसके ऊपर फोर्स लगाएं हॉरिजॉन्टली तो थोड़ी देर बाद ये यहां से यहां चला जाएगा। तो मैं आपसे पूछूं कि इस फुटबॉल ने किस डायरेक्शन में मूव किया, तो आप कहेंगे कि सर ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उस डायरेक्शन का नाम है एक्स एक्सिस। तो जब एक डायरेक्शन है तो एक ही डायमेंशन होगी, उस डायमेंशन को हम कहेंगे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से इस फुटबॉल के ऊपर आप वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लगाएं, मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप अच्छे से समझें। वर्टिकल अपवर्ड फोर्स लगाएं तो ये फुटबॉल यहां से यहां चला जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि फुटबॉल ने किस डायरेक्शन में मूव किया, तो आप कहेंगे कि सर ये वाई डायरेक्शन में फुटबॉल मूव किया, वाई एक्सिस के अलोंग मूव किया। तो एक डायरेक्शन है तो एक डायमेंशन होगी। लेकिन अब देखें यहां से, ये वो पहले वाला केस है कि एक्स एक्सिस के अलोंग अगर आप सिंगल इस तरह फोर्स लगाते हैं, लेट मी ओपन पॉइंटर, अगर आप सिंगल एक फोर्स लगाते हैं इस तरह से तो एक्स एक्सिस में एक डायरेक्शन में मूव करता है, और अगर आप वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लगाते हैं तो वाई डायरेक्शन में फुटबॉल मूव करता है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से किक करें तो ये यहां से यहां चला जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि फुटबॉल ने एक्स में मूव किया या वाई में, तो इसका क्या आंसर होगा? तो आप कहेंगे कि सर अब इसने कुछ डिस्टेंस x में मूव किया और कुछ y में मूव किया, यानी x और y दोनों में साइमल्टेनियसली मूव किया इस फुटबॉल ने। तो इसका मतलब ये है कि 2 डायरेक्शंस है, तो जब 2 डायरेक्शंस हैं तो हमें 2 डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी इसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। यानी कुछ इसने लेंथ में डिस्टेंस या इसमें एक्स एक्सिस में डिस्टेंस ट्रेवल किया, कुछ इसकी लेंथ होगी और कुछ इसकी हाइट होगी। तो ऐसा मोशन जिसमें बॉडी साइमल्टेनियसली 2 डायरेक्शंस में मूव करती है, इसको हम नाम देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इट इज आ 2 डायमेंशनल मोशन, कि इसमें 2 डायमेंशंस की जरूरत पड़ती है किसी पॉइंट के ऊपर बॉडी की पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसी वजह से हम इसको नाम देते हैं कि ये
टू डायमेंशनल मोशन है। एक जो डायरेक्शन है, एक जो मोशन है वो हॉरिजॉन्टली है एक्स एक्सिस के अलोंग, और कुछ मोशन जो है वो वर्टिकली वाई एक्सिस के अलोंग मूव है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फुटबॉल जा रहा है ये क्या क्या कर रहा है, टू डायमेंशन में मूव हो रहा है, कभी एक्स में तो कभी वाई में, यानी एक्स और वाई में साइमल्टेनियसली मूव कर रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करें, डियर स्टूडेंट्स, यहां जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि इट फॉलोज अ कर्व पाथ, यानी जो बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही होगी वो कर्व पाथ को फॉलो करेगी। ये आप देख रहे हैं कि ये जो पाथ है ये एक कर्व पाथ है, तो बॉडी इस कर्व पाथ को फॉलो करेगी। अच्छा, अब देखें कि ये कर्व पाथ को हमें यहां लिखना क्यों जरूरी था। देखें, अभी आपने देखा कि टू डायमेंशनल मोशन था, तो टू डायमेंशनल मोशन स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है। लेट्स सपोज ये हमारे पास बॉडी है और यहां से ये सीधी यहां चली जाती, बिल्कुल इस तरह जिस तरह ये वेक्टर ड्रॉ हुआ है ना, बिल्कुल ऐसे यहां चली जाती। यहां मैं ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप इसको समझ जाएं, यहां से ये यहां पहुंच जाती, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन होता। अब अभी भी ये इसको हम टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन टू डायमेंशनल हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो ये x में भी था और y में भी था, ये टू डायमेंशनल तो था लेकिन ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो यहां से अगर फुटबॉल यहां चला जाता है तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा। लेट मी ओपन पॉइंटर, यहां से फुटबॉल अगर बिल्कुल सीधा यहां चला जाता है तो ये टू डायमेंशनल मोशन तो है लेकिन ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की जो दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि बॉडी हमेशा कर्व पाथ में फॉलो करे, कर्व पाथ को फॉलो करेगी। अच्छा, इस कर्व पाथ को हमने नाम देना है पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री का। ये जो कर्व पाथ है ये क्या है, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो ये पॉइंट है कि इसमें आपने अज्यूम करना है कि नो फोर्स प्रेजेंट एक्सेप्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स प्रेजेंट ही नहीं है ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। वैसे जब फुटबॉल हम किक करेंगे तो एयर प्रेजेंट होगी, जब रियल सिनेरियो में अगर हम बात करें तो एयर प्रेजेंट होगी, लेकिन यहां हम ये समझ रहे हैं कि जस्ट क्योंकि हम उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं उसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा, तो हम मोशन की स्टडी के लिए उस एयर की रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो यहां हम कह रहे हैं कि नो अदर फोर्स इज प्रेजेंट एक्सेप्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं है। तो ग्रेविटी कैसी होती है, ग्रेविटी बिल्कुल डाउनवर्ड एक्ट करेगी इस फुटबॉल के ऊपर, हर एक इंस्टेंट के ऊपर, यानी फुटबॉल के ऊपर ये ग्रेविटी ऐसे डाउनवर्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, यहां से डाउनवर्ड, यहां से डाउनवर्ड, तो हर एक पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट होगी और कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, अभी तक 3 पॉइंट्स आपने समझे। पहला पॉइंट क्या है कि प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल मोशन है। दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रोजेक्टाइल जो है यानी जो बॉडी मूव करेगी ये बॉडी हमेशा कर्व पाथ को फॉलो करेगी। तीसरा पॉइंट कि नो फोर्स प्रेजेंट एक्सेप्ट ग्रेविटी। यहां तक काफी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं और चौथे पॉइंट पे चलते हैं, लेकिन चौथा पॉइंट इसी तीसरे पॉइंट से रिलेटेड है। डियर स्टूडेंट्स, जो फोर्थ पॉइंट है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये फोर्थ पॉइंट समझ जाते हैं तो आप इसकी डेरिवेशन कर लेंगे, यानी ये फोर्थ पॉइंट इतना जबरदस्त है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो इसकी कांस्टेंट रहने वाली है। देखें, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी आपको पता है कि इस फुटबॉल की रफ्तार है और वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इसकी डायरेक्शन है। तो इस फुटबॉल, अब इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इस फुटबॉल के ऊपर आप एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दें, तो टेंजेंट लाइन जो है बेसिकली वेलोसिटी की डायरेक्शन का हमें बता रही होगी। जिस तरह ये एक वेक्टर ड्रॉ हुआ है तो यहां से इस पॉइंट के ऊपर इसकी डायरेक्शन फुटबॉल की ये वाली है, लेकिन जब फुटबॉल यहां पहुंचता है इसके ऊपर अगर हम वेलोसिटी की डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें इसके ऊपर। तो टेंजेंट लाइन, लेट्स सपोज ये एक टेंजेंट लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब ये मुझसे कुछ थोड़ी अच्छी नहीं हुई लेकिन आप इसको अज्यूम कर लेंगे। ये वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब ये वेलोसिटी को हमने रिप्रेजेंट किया थ्रू वेक्टर, और ये इस डायरेक्शन में इस पॉइंट के ऊपर, लेट मी ओपन पॉइंटर, इस पॉइंट के ऊपर फुटबॉल इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। हर एक पॉइंट के ऊपर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, किसकी,
फुटबॉल की, क्योंकि तभी तो ये कर्व पाथ फॉलो करेगा ना। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा तो फिर तो कर्व पाथ फॉलो नहीं करेगा। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हर एक पॉइंट के ऊपर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहां ऐसे थी, यहां ऐसे हो गई, यहां ऐसे हो जाएगी वेलोसिटी की डायरेक्शन, यहां नीचे आ जाएगी, यहां और नीचे आ जाएगी। तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो हर एक पॉइंट के ऊपर फुटबॉल की चेंज हो रही है। अब देखिए वेलोसिटी वेक्टर है, और किसी भी वेक्टर को जब हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, आप ये बात पढ़ कर आए हैं पिछले चैप्टर में, लेट्स सपोज ये एक फोर्स है, तो फोर्स को अगर आप कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो आप कैसे परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। एक इसका एक्स कंपोनेंट होता है, यानी जिसको हम एफ एक्स कहते हैं, और एक इसका वाई कंपोनेंट होता है जिसको हम एफ वाई कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स को हमने इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। और कंपोनेंट क्या है फोर्स का, तो कंपोनेंट की डेफिनेशन भी हमने ये की थी, मैं यहां दोबारा बताता चलूं कि ये फोर्स है ना, और ये इसका एफ एक्स इसका कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट क्या चीज है, कंपोनेंट बेसिकली हमें ये बताता है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ फोर्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी इस फोर्स की इस डायरेक्शन में कितना रोल है, तो वो इसका कंपोनेंट बताएगा। अब ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हमने नाम देना है एक्स कंपोनेंट का, वी एक्स का नाम देना है, ठीक हो गया। और ये ही हमारे पास वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और एक कंपोनेंट को हमने नाम देना है वी वाई का, और ये वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है। अभी हम ये बात कर आए हैं पिछली स्लाइड के अंदर कि हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स ही नहीं लग रही, इस प्रोजेक्टाइल के ऊपर हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स ही नहीं लग रही। एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है जैसे हम ग्रेविटी कह रहे हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स ही नहीं लग रही। तो जब हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रही, तो मैं आपसे पूछूं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज होगी, तो इसका आंसर ये है कि हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ये कांस्टेंट रहेगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो जब किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रही, तो बॉडी क्या करेगी, अपनी स्टेट को कंटिन्यू करेगी, यानी अगर वो मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी, रुकी है तो रुकी ही रहेगी। तो हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स ही नहीं लग रही, ये तो कंडीशन थी इसकी, हमने पॉइंट 3 में समझा। तो हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं लग रही, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर 5 है तो थ्रू आउट मोशन 5 ही रहेगी। यही इसका 4 पॉइंट है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है थ्रू आउट द मोशन। यहां से एक और चीज भी हमारे माइंड में जाती है, देखें अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जब चेंज नहीं हो रही, तो मैं आपसे पूछूं कि हॉरिजॉन्टली ये एक्सेलरेट कर रहा होगा, तो एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते ही चेंज इन वेलोसिटी को है, वेलोसिटी में तब्दीली को कहते हैं। तो जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कंपोनेंट में कोई चेंज ही नहीं आएगा, तो एक्सेलरेशन कितना होने वाला है, तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि सर एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली चेंज ही नहीं आ रहा वेलोसिटी में। ये इसकी कंडीशंस हैं कि हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स नहीं लग रही, जिसकी वजह से हमने ये अखज़ किया कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, एक जैसी रहेगी थ्रू आउट मोशन। अब वर्टिकली देखें, वर्टिकली क्योंकि ग्रेविटी एक्ट कर रही है हर एक पॉइंट के ऊपर, हर एक पॉइंट के ऊपर ग्रेविटी क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। तो वो इस वेलोसिटी को, क्योंकि वेलोसिटी अगर ऊपर है तो ग्रेविटी नीचे की तरफ है, वेलोसिटी आगे जाकर यहां देखें तो यहां वेलोसिटी नीचे आ जाएगी। वेलोसिटी के अगर कंपोनेंट यहां ड्रॉ करें तो ये नीचे आ जाता है वेलोसिटी का कंपोनेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी का कंपोनेंट तो कभी अपवर्ड और कभी डाउनवर्ड होगा, लेकिन जो ग्रेविटी है वो क्या करेगी, इस वेलोसिटी को रिड्यूस करेगी, कम करेगी। जब ये ऊपर जा रहा होगा तो वेलोसिटी को कम करेगी, जब ये बॉल नीचे आ रहा होगा तो वेलोसिटी को ज्यादा करेगी। तो याद रहे कि जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो चेंज होती रहेगी थ्रू आउट मोशन, ठीक है, कभी कम होएगी और कभी ज्यादा होएगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि वर्टिकल जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो चेंज होता रहेगा थ्रू आउट मोशन, ठीक है। थ्रू आउट मोशन वो क्या होगा, चेंज होगा। वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट थ्रू आउट मोशन चेंज होता रहेगा। अच्छा, तो जब वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होगा तो एक्सेलरेशन जो है वो वाई डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा होगा, और वो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। देखें एक्सेलरेशन वाई में अगर हम निकालना चाहते हैं कि वाई में बॉडी कितना एक्सेलरेशन कर रही है, तो हम लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी इन वाई। तो वाई में जितनी वेलोसिटी चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां से हमें वाई डायरेक्शन में जो है वो एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां हमने ये देखा कि ये वो पॉइंट्स है, 4 पॉइंट है, इसको हम दोबारा देख लेते हैं कि सिंस नो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट ऑन द प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स ही नहीं लग रही, इट्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। इसी तरह से वर्टिकली वेलोसिटी चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली, जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रही होगी,
तो जिस वजह से द वर्टिकल वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज ग्रेविटी एक्ट डाउनवर्ड, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है तो वर्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहने वाली। तो ये हमारे पास हो गए 5 पॉइंट्स। नेक्स्ट वी हैव पॉइंट नंबर 6, और पॉइंट नंबर 6 इज वर्टिकल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अभी हमने ये देखा कि वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी, तो जब वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी तो वर्टिकली एक्सेलरेशन भी होगा। अब ये जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है ये होगा तो सही, लेकिन ये कितना होगा, तो इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, ये कांस्टेंट होगा। वर्टिकल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। इस पूरे मोशन में वर्टिकल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है। ये बात आपने याद रखनी है। और इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट मूव करेंगे और पॉइंट नंबर 7 जो कि लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। So point number 7 is horizontal and vertical motions are independent. अच्छा देखें, अभी ये इस बात को दोबारा समझें। अभी हमने ये बात की कि यहां अगर हम वेलोसिटी वेक्टर को ड्रॉ करें तो ये वेलोसिटी वेक्टर है। इस वेलोसिटी वेक्टर को अगर इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो एक कंपोनेंट है इसका x, ये बात अभी हम देख कर आए हैं, और एक वेलोसिटी का कंपोनेंट है y। ठीक हो गया, एक वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, एक वेलोसिटी का y कंपोनेंट है। अभी हमने ये बात भी की है थोड़ी देर पहले कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहने वाला है, ये चेंज नहीं होगा। यानी जितना इनिशियल वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टली, उतना थ्रू आउट एंड पर हॉरिजॉन्टली उतनी ही वेलोसिटी होगी। ठीक हो गया, यानी वेलोसिटी का x कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। तो ये देखें, ये जो y कंपोनेंट है ये चेंज होगा, ये बात अभी हम कर रहे हैं। तो y चेंज हो रहा है, तो y के चेंज होने से x में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम क्या कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो मोशन है वो इंडिपेंडेंट है। y चेंज होने से अगर x चेंज हो जाता तो हम कहते हैं कि भाई ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन y जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो हम कहेंगे कि x और y में जो मोशन हो रहा है ये इंडिपेंडेंट है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन डू नॉट इफेक्ट ईच अदर। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट्स आपकी बुक से ही लिए गए हैं, लेकिन ये थोड़े आगे पीछे करके लिखे गए थे तो इनको समराइज करके इकट्ठा कर दिया गया है। अब अगर हम इन सारे पॉइंट्स को इकट्ठा देखना चाहें और इसकी सारी डेफिनेशन करना चाहें तो अभी तक हमने जो लिखा, यानी आप याद तो पॉइंट्स को तो अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन याद एट द एंड आपने डेफिनेशन ही करनी है। तो डेफिनेशन में इन सारे पॉइंट्स को लिखकर एक जामे डेफिनेशन बनाते हैं। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन जो कि उन 7 पॉइंट से मिलकर बनी है। अच्छा इसकी डेफिनेशन क्या है, देखें ये डेफिनेशन आपने याद करनी है। यानी क्या है कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ 2 डायमेंशनल मोशन, ये पहली बात हमने देखी। इन विच द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, ये पॉइंट हमने देखा। द वर्टिकल वेलोसिटी चेंजेस, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी, क्यों चेंज होगी, ड्यू टू ग्रेविटी। द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड होगा। एंड द ऑब्जेक्ट फॉलोज अ पैराबोलिक कर्व्ड पाथ, और ऑब्जेक्ट क्या करेगा, पैराबोलिक कर्व पाथ को फॉलो करेगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। तो आप देखें कि ये 7 के 7 पॉइंट्स को समराइज करके एक कंप्लीट डेफिनेशन बनाई है, और आपने इसी डेफिनेशन को याद करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं और प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड फर्दर डेरिवेशंस को ड्राइव करते हैं। Dear students, here we have 3.2.1 article of your book which is projectile motion for an object launched horizontally. अब देखें कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप हॉरिजेंटली लॉन्च कर रहे हैं और उसके प्रोजेक्टाइल मोशन को हमने इन्वेस्टिगेट करना है। तो देखें ये जो ग्रीन बॉल है, आप अज्यूम करें कि आपने इसको सर्टन हाइट पर ले गए हैं, लेट्स सपोज अपनी छत के ऊपर ले गए हैं, अपने घर की छत के ऊपर, और वहां से आप इसको हॉरिजेंटली थ्रो करते हैं। कैसे, जिस तरह ये ग्रीन एरो हेड ड्रॉ किया गया है बिल्कुल इस तरह आपने इसको थ्रो करना है। तो ये जो बॉल है वो इस तरह आगे जाते हुए यहां से नीचे ग्राउंड पर जाकर हिट कर जाएगी। ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, लेकिन आपने लॉन्च कैसे करना है, हॉरिजेंटली लॉन्च करना है। ठीक है। अच्छा अब देखें कि एक और चीज है, यहां देखें ये जो पर्पल बॉल है इसको भी आप छत के ऊपर ले गए हैं और इसको आपने जस्ट होल्ड किया हुआ है छत के ऊपर, और इसको आपने अनहोल्ड करना है, तो ये बिल्कुल डाउनवर्ड ऐसे गिर जाएगी।
आपको ये बात पता है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वन डायमेंशनल मोशन है और प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? टू डायमेंशनल मोशन होता है। तो ये जो पर्पल बॉल है ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जाकर ग्राउंड पर हिट कर जाएगी। लेकिन यहां मेरे पास एक क्वेश्चन है जो कि आपकी फिगर के अंदर पूछा गया है, आपकी बुक से ही लिया गया है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे रिलेटेड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एग्जामिनर शायद डेरिवेशन दे दे। अब देखें कि ये क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन ये है यहां कि क्या ये जिसको आपने हॉरिजॉन्टली इनिशियल वेलोसिटी दी है ग्रीन बॉल को, ये जाकर ग्राउंड को पहले हिट करेगी, या ये पर्पल बॉल जिसको आपने कोई वेलोसिटी नहीं दी जस्ट जाकर गिरेगी, और ये वन डायमेंशनल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, ये जाकर ग्राउंड पर पहले हिट होगा। तो इन दोनों बॉल में से कौन सी बॉल जाकर ग्राउंड पर पहले हिट होगी, इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डेरिवेशन और डेरिवेशन सॉरी विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। और एनिमेशन जब हम देखेंगे तो हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर हमें वहां समझ आ जाए और इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम इस हॉरिजॉन्टल जो लॉन्च प्रोजेक्टाइल है इसकी हमने डेरिवेशन तो करनी ही है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास एनिमेटेड विंडो ओपन है और आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास एक कैनन है और इस कैनन को हमने सर्टेन हाइट पर प्लेस कर रखा है। अच्छा, अब इस कैनन का जो फेस है वो बिल्कुल हमने हॉरिजॉन्टल रख दिया है और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, यानी हम चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टली ये किसी चीज को थ्रो करे, तो इनिशियली जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो लेट्स सपोज हमने 12 मीटर पर सेकंड सेट कर दी है, यानी इसमें हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी मिलेगी और यहाँ हम थ्रो करने वाले हैं किसी पंपकिन को, और या आप किसी बॉल को भी थ्रो करवा सकते हैं। तो यहाँ हमने हॉरिजॉन्टली जो है वो इसको थ्रो करवाना है। तो देखें कि जब हम इसको हॉरिजॉन्टल बिल्कुल प्लेस कर देंगे और एक बॉडी को हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देंगे तो वो जाकर कुछ इस तरह से ग्राउंड पर जाकर हिट कर जाएगा। अच्छा, अब देखें, अब हम क्या करने वाले हैं कि सर्टेन हाइट के ऊपर ही हम जस्ट क्या करने वाले हैं कि इस कैनन की जो वेलोसिटी है, जो ये इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करता है, उसको जीरो कर देते हैं। यानी हमने यही देखना है कि अगर आप किसी चीज को होल्ड करते हुए उसको छोड़ देते हैं और उसको कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं देते, तो क्या वो सेम टाइम पर ग्राउंड पे पहुंचेगा उस चीज की तरह जिसको आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ जो है वो छोड़ा है। तो देखिए, यहां अब हम इस कैनन का फेस बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड कर देते हैं और यहां हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो कर दी है, यानी कोई वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, जस्ट हम इसको अनहोल्ड करने वाले हैं, तो ये खुद ब खुद नीचे आएगा। तो देखें कि ये जो है वो अब बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड जो है वो एक ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे आ गया। अब इसका क्या मतलब है? अब अगर हम टाइम चेक करें विद द हेल्प ऑफ दिस मीटर, और आप देखेंगे कि ये जो था, जो हॉरिजॉन्टल हमारे पास पंपकिन था जिसको हमने हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी दी थी, वो 1.63 सेकंड के बाद ग्राउंड को हिट किया, और जिसको हमने इनिशियल वेलोसिटी नहीं की, जस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे आया। तो अब यहां देखें कि इस ये जो ग्राउंड को हिट किया तो ये भी इतने ही टाइम में हिट किया, यानी 1.63 सेकंड के बाद हिट किया। तो ये कितना इंटरेस्टिंग है कि आप एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो कर रहे हैं और एक ऑब्जेक्ट को आपने इनिशियल वेलोसिटी ही नहीं दी, ऐसे ही थ्रो कर रहे हैं, तो दोनों जो हैं वो सेम टाइम में ग्राउंड को हिट करेंगे। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि डेरिवेशन से किस तरह ये प्रूव होता है कि दोनों जो है वो सेम टाइम में ग्राउंड को हिट करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि हॉरिजॉन्टली लॉन्च ऑब्जेक्ट है, इसकी डेरिवेशन करते हैं। देखें, अब देखें कि ये हमारे पास जो ग्रीन बॉल है ये हॉरिजॉन्टली लॉन्च है, ये बात हमें पता है, और इसकी अब हम हर एक इंस्टेंट के ऊपर चेक करते हैं कि वेलोसिटी जो है वो कैसे आने वाली है। तो ये बात अभी हम कर भी आए हैं, यहाँ हम दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं कि जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहने वाला है। लेट्स सपोज आप, ये बॉल है हमारे पास, इस बॉल की अगर आप डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो ये ऐसे वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट बना लें, एक एक्स कंपोनेंट बनेगा, एक वाई कंपोनेंट बनेगा, ठीक है। यानी ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो एक्स कंपोनेंट होगा, वी एक्स हो जाएगा, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो वी वाई हो जाएगा। इसी तरह से ये जो बॉल है, इस बॉल की अगर आप डायरेक्शन करें तो ये डायरेक्शन है इसकी, एक इसके वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इसको हम वी एक्स का नाम दे देंगे,
और एक इसका y कंपोनेंट हो जाएगा, इसको हमने नाम दे देना है vy का नाम दे देना है, ठीक है। तो हर एक इंस्टेंट के ऊपर ये जो x कंपोनेंट है ये क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। क्यों कांस्टेंट रहने वाला है, इसका रीजन ये है कि हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, लेकिन वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो चेंज होगा। शुरू में वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चेंज होता रहेगा, और शुरू और आखिर में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। तो ये हमने लिखा है इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी Vix, और फाइनल भी क्या होगा, Vfx हो जाएगा, F फॉर फाइनल, I फॉर इनिशियल और X कंपोनेंट। इसी तरह से जो वर्टिकल कंपोनेंट है इनिशियल, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। अच्छा देखिए, अब हमने कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो कांस्टेंट है, तो हॉरिजॉन्टल जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी तो वर्टिकल एक्सेलरेशन भी है, और वो एक्सेलरेशन कितना है, g है, और इसकी वैल्यू हमने पॉजिटिव लेनी है उस चीज के लिए जो ऊपर से नीचे गिर रही है। अगर नीचे से ऊपर जाएगी तो फिर हम इसकी वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे। अब हमारे पास ये है कि ये जो हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसको हम Vx कह रहे हैं, ये थ्रू आउट मोशन कांस्टेंट तो रहेगा, लेकिन इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए यहां हम इस तरह से करते हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास बॉल है, और इस बॉल की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इस तरह से मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये इस डायरेक्शन में है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ठीक हो गया। ये वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको अगर हम इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो एक इसका x कंपोनेंट बन जाएगा, इसको हम Vx कह देते हैं, और एक इसका y कंपोनेंट बन जाएगा, इसको हम Vy कह देते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया कि नहीं हुआ। अब देखें कि Vx को आप कैसे निकालते हैं। तो ये एंगल है, ठीक है, एंगल के सामने जो होता है ना ये परपेंडिकुलर होता है, ये बात आपको पता है, यानी जो Vi है एंगल के सामने ये Vy है, सॉरी Vy जो है ये परपेंडिकुलर, सॉरी आप कह सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का। Vy क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट, और एंगल के जो साथ होता है ये होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैसे निकालते हैं, Vx को कैसे निकालेंगे, तो Vi cos थीटा लिखेंगे, क्योंकि ये बेस है, ये हाइपोटेनियस, बेस और हाइपोटेनियस किस में आते हैं, कॉस थीटा में आते हैं, ठीक है। ये बात आपको पता है, मैं यहां लिख देता हूं, कॉस थीटा इक्वल होता है, कॉस थीटा किसकी इक्वल होता है, कॉस थीटा इक्वल होता है करली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है। तो बेस हमारे पास Vx है और हाइपोटेनियस क्या है, V है। अब ये जो V है ना वो इधर जाकर मल्टीप्लाई कर दें V cos थीटा से, ठीक है। अब चूंकि जो वेलोसिटी है उसको इनिशियल कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया गया है वो हमें पता होना चाहिए, तो यहां Vi लिख देंगे, ठीक है। Vi cos थीटा, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, Vi cos थीटा से निकालेंगे आप इस तरह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और इसी तरह से वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट, ये y तो चेंज हो रहा है तो फाइनल कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए यहां मैं लिखता हूं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखता हूं, आपको ये बात पता है। जो हमारे पास आप इसको कह सकते हैं, ये देखिए एक्सेलरेशन लिखता हूं और वहां से ड्राइव करता हूं। चलें आप देख भी लेंगे कि कैसे हम इसको करते हैं। आपको ये बात पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है ये इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, Vf माइनस Vi माइनस Vi डिवाइडेड बाय T होता है, ठीक हो गया। यहां से अगर मैं T इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा AT हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा Vf माइनस Vi के, ठीक हो गया। अब मैं Vi और AT को स्विच करने लगा हूं एक दूसरे की जगह पर, तो या इस तरह से करते हैं कि Vi को AT की जगह ले जाते हैं, ठीक है। तो Vf हमें पता चल जाएगा, देखें AT और यहां क्या आ जाएगा, प्लस Vi हो जाएगा, प्लस Vi इज इक्वल टू Vf हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि हम y कंपोनेंट में इंटरेस्टेड हैं तो हर किसी के साथ आपने y लिख देना है, यहां भी y लिख दें, यहां भी y लिख दें, और एक्सेलरेशन के साथ भी क्या लिख दें, y लिख दें, ठीक है। टाइम तो आपको पता है। अब देखें ये वही बात है, ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन यहां लिखी हुई है, ये वाली Vi y Vi y Ayt और Vfy। अब मुझे बताएं कि इनिशियल y कंपोनेंट कितना था वेलोसिटी का, यहां इनिशियल y कंपोनेंट कितना था, पिछली स्लाइड में हम देख कर आए हैं, तो हमने उसको 0 माना हुआ था, वो 0 है। और एक्सेलरेशन ऊपर से नीचे गिर रही है तो g की वैल्यू t की जगह t आ जाएगा, तो 0, तो फाइनल वेलोसिटी जो आ जाएगी वो gt आ जाएगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, gt आ जाएगी, ठीक हो गया। अब इसी तरह से
इसी तरह से आप ये वाला मोशन देखें, ये तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, यानी ये डिपेंड करेगा जी ग्रेविटी कितनी है और टाइम कितना लग रहा है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब देखें कि इसको देखें, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या आने वाली है, इसकी फाइनल वेलोसिटी, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी आने वाली है वो कैसे आएगी, उसके लिए भी हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। तो यहां से अगर आप यूज करें तो ये जो हमारे पास है ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, तो इस पर्पल बॉल के लिए तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी पर्पल बॉल के लिए, इनिशियल वेलोसिटी की जगह आपने क्या पुट कर देना है, 0, क्योंकि हमने होल्ड करके रखा हुआ है ना उसको, जब छोड़ेंगे तब वेलोसिटी स्टार्ट होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 कर दें तो वी एफ किसके इक्वल आ जाएगा, ए टी के इक्वल आ जाएगा, और ए की जगह आप जी पुट करें तो वी एफ आ जाएगा जी टी। इसका मतलब है कि इस बॉल की जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी जी टी हो जाएगी और इस बॉल की जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी जी टी है, इसी वजह से दोनों जो है वो सेम टाइम पे ग्राउंड को हिट करेंगी। तो ये आपने ड्राइव कर देना है, इसके साथ एडिशनल काम करना है, तब आपको पता चलेगा कि दोनों जो है वो सेम टाइम में ग्राउंड को हिट करेंगी। ये तब करना है जब क्वेश्चन आएगा कि प्रूव दैट बोथ बॉल हिट एट द सेम टाइम व्हेन इनिशियली लॉन्च हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली ड्रॉप। तो जब आप हॉरिजॉन्टली इनिशियली इसको लॉन्च करें या फिर वर्टिकली ड्रॉप करें और दोनों बॉल सेम टाइम में ग्राउंड को पहुंचती हैं, इसको आप प्रूव करें, तो उस टाइम में आपने क्या करना है, ये ड्राइव करके यहां इसकी जगह जस्ट इनिशियल वेलोसिटी इसकी पर्पल बॉल की 0 पुट कर देना है, तो आप देखेंगे कि उसकी भी वी एफ आ जाएगी जीटी और इसकी भी वी एफ आ जाएगी जीटी। तो यहां हमने जस्ट अभी फाइनल वेलोसिटी निकाली है, अब फर्दर आगे चलते हैं और आगे मजीद इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और देखें कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे। तो देखें, ये बात हम वहां कर आए हैं अपने प्रीवियस चैप्टर 2 के अंदर कि जब फोर्स होती थी तो फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर आपने लेना है, आपके पास अगर एक्स कंपोनेंट भी है और वाई कंपोनेंट भी है, तो आप क्या करते हैं कि एफ एक्स का स्केयर करते हैं, पहले जो एक्स कंपोनेंट है उसका स्केयर लेंगे और इसको ऐड कर देंगे y कंपोनेंट के स्क्वायर में और फिर आप अंडर रूट इसका ले लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वहां हमने देखा था। बिल्कुल ऐसे ही है, अब वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है उसका आपने स्क्वायर ले लेना है और y कंपोनेंट जो है इसका भी आपने स्क्वायर ले लेना है और इन दोनों को ऐड कर देना है और देन फिर आपने स्क्वायर रूट लेना है, तो आपको वेलोसिटी पता चल जाएगी या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। अब ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो हमें पता चल गया इंस्टेंट के ऊपर, डिफरेंट इंस्टेंट के ऊपर, लेकिन हमने अब इसकी डायरेक्शन भी देखनी है। तो डायरेक्शन के लिए क्या करते थे, वहां आपको याद होगा डायरेक्शन के लिए हम क्या करते थे कि एफ वाई यानी फोर्स का जो वाई कंपोनेंट है इसको ऊपर और फोर्स की जो एक्स कंपोनेंट है इसको नीचे लिखेंगे एफ एक्स, और यहां हम लिखते थे टेन थीटा। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में फिर हम क्या करते थे कि टेन को इधर लेकर आकर टेन का इनवर्स ले लेते थे, तो इस तरह हम फोर्स का जो था वो डायरेक्शन निकाल लेते थे कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। तो यहां भी हम यही करने वाले हैं कि टेन इधर जाकर टेन इनवर्स हो गया, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट ओवर वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, इन दोनों को डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगा। अगर आपको कोई कहे कि वेलोसिटी का ये कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट इतना है, वाई कंपोनेंट इतना है, आप इसकी डायरेक्शन निकालें, तो आपने इस तरह से डायरेक्शन निकालनी है। अगर आपसे कहा जाए कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालें, तो दोनों जो उसके कंपोनेंट होंगे इनका स्क्वायर लेकर इनको ऐड करके देन फिर इनका स्क्वायर रूट ले लेना है। नेक्स्ट चलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं कि हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टली लॉन्च प्रोजेक्टाइल था इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ऊपर से तो ये ऐसे नीचे आ गया, लेकिन यहां से ग्राउंड में अगर हम देखें तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, इसको भी हम देखना जा रहे हैं, यानी कितना ये एक्स एक्सिस में मूव हुआ। तो इसके लिए यहां मैं थोड़ा यूज करता हूं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, जो कि है S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं यूज करने वाला हूं, ये थोड़ा डायरेक्ट हुआ है लेकिन हम इससे बचना चाह रहे हैं, ए टी का स्क्वायर लिखूंगा। देखें, अब चूंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स डायरेक्शन में है ना, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हम क्या कह रहे हैं किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, यहां से आगे ये एक्स सिंगल एक डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स डायरेक्शन में है तो हर किसी के साथ हम क्या लिख देते हैं, एक्स लिख देते हैं, यानी v के साथ, लेट मी चेंज कलर और ताकि आपको समझ आए, ये x डायरेक्शन में है तो ये x में vi x हो जाएगा और इसी तरह से a x हो जाएगा। अब आप बताएं कि एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में कितना है, हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है,
तो इसका आंसर है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 होगा। तो ax की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो जब हम 0 पुट करेंगे तो ये सारा जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, यहां हम लिख देंगे 0। तो क्या बचेगा, एस एक्स बचेगा, एस एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स और साथ में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब आप ये बात भी देखें कि हॉरिजॉन्टल जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है, हॉरिजॉन्टल ये वी आई एक्स लिखा है ना, तो वी आई एक्स हो या वी एफ एक्स हो, दोनों सेम बातें हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो इसी तरह से यहां एस एक्स को इन्होंने एक्स लिख दिया है, वी एफ एक्स लिख दिया और साथ में टी लिख दिया। तो ये हमारे पास इस तरह से इस फार्मूला की मदद से हम क्या करेंगे, निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, निकालेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। अब हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट करना चाहते हैं कि ऊपर से ये इसने वर्टिकल कितनी डिस्प्लेस हुई, यहां से आगे आकर नीचे गिर गई ना, तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसने कितना किया। तो इसी तरह से हम यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। किसको यूज करने वाले हैं, यहां मैं कर देता हूं ताकि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो। तो ये है S इज इक्वल टू वही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये हमारे पास होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक हो गया, ये इनकी डेरिवेशंस नहीं है, जस्ट आप देख ले। अब देखें कि आई एम रियली सॉरी, अब देखें कि यहां हमारे पास चूंकि अब डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, y में, तो हम यहां लिख देंगे, सॉरी आई एम रियली सॉरी, एस वाई लिख देंगे। वेलोसिटी हमने किस में देखनी है, y में, तो एक्सेलरेशन किस में देखना है, y में, तो यहां हम क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। हर किसी के साथ हमने y लिख दिया, तो यहां हम लिखेंगे एस वाई और यहां क्या करेंगे, अब इनिशियल y में कितना है, तो आप देख कर आए थे कि इनिशियल y में जो था वो 0 थी, तो ये सारा का सारा 0 हो जाएगा। जस्ट क्या बचेगा, 1/2 ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। अब y में एक्सेलरेशन कितना था, तो इसका आंसर था कि y में जितनी ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसको हम g लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, g, और साथ में आ जाएगा t का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया एस वाई हो गया। अब देखें कि यहां इन्होंने क्या किया, यहां इन्होंने किया है एस वाई को, क्या किया है, एस वाई को इन्होंने लिखा है y 1/2 और साथ में क्या लिख दिया है, जी टी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमने समझा, सारे पैरामीटर्स देखे कि अगर एक बॉल को आप हॉरिजॉन्टली लॉन्च करें तो वो जो प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करेगी, उसके लिए डिफरेंट जो उसकी वेलोसिटीज हैं, उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, उसकी डायरेक्शंस हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट है, उसको हमने कैलकुलेट किया। आई होप आप इसको समझ गए हैं। ये जस्ट मैंने एडिशनल एक ऐड कर दिया था, एक पर्पल बॉल का, तो इसको अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसका जो टाइम का है वो आपने लाजमी तौर पर देखना है कि हॉरिजॉन्टली लॉन्च कर रहे हैं और वर्टिकली ड्रॉप कर रहे हैं, तो दोनों ग्राउंड पर सेम टाइम में हिट करेंगी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं और आगे मजीद समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करने जा रहे हैं 3.2.2 आर्टिकल ऑफ योर बुक विच इज प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट लॉन्च एट सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल। यानी इससे पहले हमने ये समझा था कि अगर आप हॉरिजॉन्टली लॉन्च करें तो तब प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होगा, और अब हम ये देख रहे हैं कि अब हम सम एंगल यानी ग्राउंड के साथ कुछ एंगल पर हम एक ऑब्जेक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप अज्यूम करें, इसकी जो एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे एक फुटबॉल है और आप उसको किक करने जा रहे हैं, और वो जब किक करेंगे तो वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, यानी एक आप कह सकते हैं कि पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा। अब देखें कि इसमें जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं कि इनिशियल वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम कितना होगा फ्लाइट का, या रेंज कितनी होगी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेंगे, तो इन डिफरेंट पैरामीटर्स को अब हमने यहां कैलकुलेट करना है। तो देखिए कि कैसे ये ड्राइव किए गए हैं डिफरेंट पैरामीटर्स के डिफरेंट फार्मूलाज, उसको देखते हैं। तो यहां देखें हम इनिशियली लॉन्च करने जा रहे हैं, तो यहां अगर आप वेलोसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं, जब बिल्कुल स्टार्ट में आप इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इधर एक आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो टेंजेंट लाइन, ये जो आपको एक वेक्टर ड्रॉ हुआ है, ये वेलोसिटी वेक्टर है।
क्योंकि इनिशियल पॉइंट के ऊपर है तो वी आई इनिशियल लिख देते हैं। अब इस वेक्टर के इसको रिजॉल्व कर लें कंपोनेंट में, एक इसका एक्स कंपोनेंट होगा और एक इसका वाई कंपोनेंट होगा। एक्स कंपोनेंट आपको पता है कि वी आई कॉस थीटा कहते हैं, और जो वाई कंपोनेंट होता है ये आप वी आई साइन थीटा कहते हैं। ये बात हम पीछे बहुत दफा डिस्कस करके आए हैं। अब देखें कि अगर हम इनिशियल वेलोसिटी देखना चाहते हैं एक्स में, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, वी आई कॉस थीटा लिखना पड़ेगा। इसी तरह से इनिशियल वेलोसिटी यानी जब आप इसको हिट कर रहे थे वो वाली वेलोसिटी y में देखना चाहते हैं तो वो क्या होगा, वी आई साइन थीटा था। इससे पहले जो हमने डेरिवेशन की है उसमें जो इनिशियल वेलोसिटी थी x में वो तो वी आई कॉस थीटा ही थी, लेकिन जो y में इनिशियल वेलोसिटी थी वो जीरो थी। क्यों जीरो थी, क्योंकि बिल्कुल आपने इसको हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया हुआ था। ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। अब इधर इनिशियल वेलोसिटी y में होगी जो कि वी आई साइन थीटा होगी। नेक्स्ट चलते हैं और आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या चीजें हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो अपने माइंड में रखना है, अभी हमने ये देखा था, बल्कि शुरू से ही हम ये देखते आ रहे हैं जब से हमने डेफिनेशन देखी है प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो एक बात हमने ये ज़हन में रखी है कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है जिसको आप वी आई कॉस थीटा कह रहे हैं, ये थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहती है। ये डेफिनेशन है, यानी ये वो पॉइंट्स हैं जो हमने माइंड में रखने हैं, तभी हम डेरिवेशन कर पाएंगे। यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कोई पूछे क्यों नहीं चेंज हो रही, तो इसका क्या रीजन है, तो इसका सिंपल आंसर यह है कि डेफिनेशन कहती है कि नो अदर फोर्स प्रेजेंट एक्सेप्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स ही नहीं है, तो ग्रेविटी ने तो डाउनवर्ड लगना है, हॉरिजॉन्टली लगना ही नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हॉरिजॉन्टली बॉल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगी। तो जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो हॉरिजॉन्टल जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कहते ही चेंज इन वेलोसिटी को है। तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टली कितना होगा, जीरो होगा। अब इसी तरह से जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो चेंज होगी थ्रू आउट द मोशन। अच्छा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कुछ और होगी, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी कुछ और होगी। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी वी आई साइन थीटा से हमने देख ली। अब तो जब जो वर्टिकल वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो चेंज हो रहा है थ्रू आउट द मोशन, तो इस वजह से एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा वाई में। तो कितना एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, ये बात भी हम डेफिनेशन के अंदर देख कर आए हैं कि वो उतना ही होगा जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, यानी 9.81। अब चूंकि यहां से ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इस वजह से यहां जो जी है उसकी वैल्यू नेगेटिव हम लेंगे। जब आपने हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया था तो वहां जी की वैल्यू आपने पॉजिटिव ली थी, तो यहां क्या होगा, नेगेटिव होगी। अच्छा, अब ये बात अभी हमने क्या देखा, अभी हमने ये देखा कि वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो थ्रू आउट द मोशन सेम रहेगा। तो इनिशियल जो वेलोसिटी है वी आई कॉस थीटा, तो फाइनल भी यही होगी वी आई कॉस थीटा। तो वी आई एक्स इक्वल होगा वी एफ एक्स के। ठीक हो गया, ये बात हमें समझ आई है। और वी एफ एक्स कितना होगा, वी आई कॉस थीटा के इक्वलेंट होगा। यानी ये तीनों चीजें जो हैं वो इक्वलेंट हैं। लेकिन जो वेलोसिटी है वो इनिशियल तो वी आई साइन थीटा है, तो फाइनल क्या होगी इसको अभी हम देखते हैं। तो देखिए कि अभी हम ये देख कर आए हैं कि वेलोसिटी जो इनिशियल होगी वो वी आई साइन थीटा होगी, लेकिन फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो गया है तो फाइनल वेलोसिटी ये नहीं होगी, फाइनल वेलोसिटी डिफरेंट होगी। तो फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हम यूज करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज इक्वल टू वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसकी डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस के अंदर, तो हम इसको डिस्कस डेरिवेशन को नहीं कर रहे, जस्ट हम ये देख रहे हैं। अच्छा, अब y में देखना है, फाइनल वेलोसिटी किस में देखनी है, y में, तो वी एफ वाई हो जाएगा, इनिशियल भी y हो जाएगा और एक्सेलरेशन भी y डायरेक्शन में हो जाएगा। ये बात हमने देखनी है। तो देखें कि यही जो इक्वेशन है वो यहां हमने लिखी हुई है, बिल्कुल हूबहू वैसे ही है। अब इनिशियल वेलोसिटी y में कितनी है, तो वी आई साइन थीटा है। एक्सेलरेशन y में कितना है, माइनस जी है, ये भी आप देख कर आए तो टी आ जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी y में कितनी आएगी, वी आई साइन थीटा माइनस जी हो जाएगी। ये आपने याद रखनी है बात। अब अच्छा, ये जो पिछला था उसमें ऐसा नहीं था, उसमें इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि जीरो थी तो जस्ट जी टी आ रहा था, और ऊपर से नीचे गिर रहा था तो प्लस जी टी था। यहाँ नेगेटिव जी टी है, जो हॉरिजॉन्टली लॉन्च की बात कर रहा हूं उसमें। अच्छा, अब अगर आपने मैग्नीट्यूड देखना है तो इसी तरह से बिल्कुल जैसे प्रीवियस कर आए हैं कि जो एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का और जो वाई कंपोनेंट है, इसका आपने स्क्वायर लेना है, देन फिर इसको सम करना है और स्क्वायर रूट ले लेना है। अच्छा, वेलोसिटी का जो
इसको आप फर्दर भी वैसे आगे कैलकुलेट करें, जो प्रीवियस सिलेबस था उसमें इसको फर्दर भी आगे किया गया था, लेकिन आपकी बुक में ये नहीं किया गया। लेकिन ये आप लोगों को मैं टास्क दे रहा हूं कि आपने वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है इसको फर्दर भी कैलकुलेट करना है। कैसे करना है ये देखिए मैं बताता हूं आप लोगों को। देखें, अब जो वेलोसिटी है यहां लिखा है एफ एक्स, एक्स में जो वेलोसिटी है वो कितनी है, यहां मैं लिख देता हूं। एक्स में जो वेलोसिटी है वो वी आई कॉस थीटा है, ठीक है, वी आई कॉस थीटा है, ठीक है, ये आपने लिख देना है, वी आई कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक हो गया। और जो y में वेलोसिटी है वो कितनी है, तो जो y में वेलोसिटी आप निकाल कर आए हैं, फाइनल वेलोसिटी इन y, वो कितनी निकाली है, वी आई साइन थीटा, वी आई साइन थीटा। मेरे ख्याल में आई होप कि आप इससे y और x से वो नहीं हो रहे होंगे, मतलब कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, है ना, क्योंकि वैसे मैं खुद जब स्टूडेंट था तो मैं इससे कंफ्यूज होता था, तब मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा यहाँ देखें, अब देखें कि ये जो है वो हम इसको लिखते हैं वी एफ है, ये यानी ये आपने वेलोसिटी निकालनी है। तो आपने कैसे करना पड़ेगा, लेट मी ओपन पॉइंटर, ये जो फार्मूला है ना इसके अंदर हमने x की वैल्यू पुट कर दी है। x क्या है, वी आई कॉस थीटा, आप प्रीवियस स्लाइड में देख कर आए हैं। और फाइनल वेलोसिटी y में कितनी है, वी आई साइन थीटा माइनस जी टी, और इसके ऊपर स्क्वायर है। इसको आप फर्दर ओपन जब करेंगे ना, यहाँ फार्मूला ओपन हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, और ये तो वैसे ही ओपन हो जाएगा। ये साइन और कॉस फर्दर करते करते तो वी एफ की फर्दर एक और नई शेप आ जाएगी एट द एंड। अब मुझे याद नहीं है क्या है, और आपकी बुक में भी जो है वो इसकी फर्दर डेरिवेशन नहीं है, लेकिन अगर आप इसको करना चाहें तो कर ले, और ये काफी जबरदस्त रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक हो गया। एनीवे, आगे चलते हैं। आगे देखें कि नेक्स्ट हमारे पास है कि डायरेक्शन अभी हमने निकालनी है, तो बिल्कुल वैसे ही है, y और x कंपोनेंट को डिवाइड कर दें और टेन इनवर्स ले लें, जैसा कि अभी हमने पीछे देखा। तो y कंपोनेंट जो है वो कौन सा है, ये वाला है y, ये ऊपर सारा आएगा अब, ठीक है, वहां तो gt आ रहा था, और ये x में क्या आएगा, vi cos थीटा, ये नीचे आएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी इसकी वैल्यूज आप पुट करेंगे, डेफिनेटली आपके पास वैल्यूज होंगे। इनिशियल एंगल होगा, कॉस के साथ मल्टीप्लाई कर लें, कॉस उसका ले लें, और इनिशियल वेलोसिटी होगी, तभी आप कर पाएंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जब आप करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं कि ये जो बॉडी है जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। आल्दो की बॉडी यहां से ऐसे फ्लाई करके ऐसे जाएगी, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी, लेकिन यहां से लेकर ये हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्लेस करेगी ये हमने देखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज करने वाले हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर है। ये हमारे पास है जी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक हो गया, ए टी का स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब यहां हम वैल्यूज पुट करते हैं। देखें, अब इनिशियल वेलोसिटी x में कितनी है, तो यहां सबके साथ पहले आप s के साथ x लिखते हैं, क्योंकि डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट x में ही है, y में नहीं है। यानी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जब आप देख रहे हैं तो इसको हम x ही कहेंगे। हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्लेस हुआ, y में भी देखेंगे कि नीचे से ऊपर कितना गई, वो नेक्स्ट है, लेकिन अभी हम हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं तो s के साथ क्या लिख दिया, x लिख दिया। इसी तरह से वी आई के साथ जो है वो हमने क्या लिख देना है, x लिख देना है, ठीक है, वी आई एक्स लिख देंगे, साथ में क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, और एक्सेलरेशन भी क्या लिख देंगे, 1/2, एक्सेलरेशन के साथ क्या लिख देंगे, ए एक्स लिख देंगे, ठीक है, एक्सेलरेशन के साथ भी x लिख देंगे, और साथ में टाइम का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें, मुझे ये बात बताएं कि एक्सेलरेशन x में कितना है, ये हम स्टार्ट से देखते आ रहे हैं। अगर आप बीच में से ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। एक्सेलरेशन x में कितना है, तो x में जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, तो ए एक्स की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, ए एक्स की जगह हम पुट करने वाले हैं 0। तो ये सारा जो है वो कट जाएगा, 0 हो जाएगा। पीछे क्या बचेगा, पीछे हमारे पास बचेगा एस एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस टी। अब एक और बात आपने देखी है स्टार्ट से ही, इस एस एक्स को x लिख दिया। इनिशियल वेलोसिटी हो x में या फाइनल वेलोसिटी हो x में, बोथ आर इक्विवेलेंट। क्यों इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि x में वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तो हमने fx लिख दिया और साथ में t लिख दिया। अब vfx कितना है, तो वो है vi cos थीटा है, ये हमने देखा था स्टार्ट में। vfx कितना है और vix कितना है, इसको हम लिख सकते हैं vi cos थीटा और साथ में t आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, vi cos थीटा से निकालेंगे। आई होप आप इसको समझ गए हैं। अब y में डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, यानी बेसिकली इसने कितनी हाइट ली वो देखते हैं। तो y में डिस्प्लेसमेंट के लिए अगेन हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू, पहले आपने यही लिखनी है, वी आई टी प्लस हाफ ए टी का
स्क्वायर, ठीक हो गया, हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब जहां जहां ये s के साथ हम y लिख देंगे क्योंकि y में देखना है, वी आई वाई लिख देंगे क्योंकि y में इनिशियल वेलोसिटी देखनी है, टाइम तो एक्स वाई में नहीं होता। अच्छा, अब 1/2 a क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक हो गया, और साथ में क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, ठीक हो गया। अब मुझे बताएं कि इनिशियल, ये वो चीज है जो हमने यहां नीचे लिखी है, ये देखें, ये जो वी आई वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर, ये वो इक्वेशन लिखी है। बेसिकली यहां से ये सेकंड इक्वेशन से हम ड्राइव करते हैं। तो इनिशियल वाई में कितना था, आप देख कर आए थे, ये इनिशियल वाई में कितना है, वी आई साइन थीटा है, प्लस 1/2। एक्सेलरेशन वाई में कितना है, माइनस जी है, और टी कितना है, टी का स्क्वायर। वैसे तो वाई यानी हाइट आप इस तरह से इस फार्मूले की मदद से निकालेंगे। तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अभी हमने निकालना सीखा। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है कि मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कितनी हाइट पर जाएगा वो अभी हमने देखना है। तो इसके लिए एक बात आपने माइंड में रखनी है कि ये कब तक ऊपर जाएगा। देखें, शुरू में इनिशियल इसके पास वेलोसिटी होगी और ये जब तक ऊपर जाता रहेगा जब तक इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। यानी शुरू में ज्यादा वेलोसिटी होगी वर्टिकली, फिर वेलोसिटी कम होते 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 जिस लम्हे इसकी वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं वो जीरो होगी, उसी लम्हे ये वापस नीचे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात हमें यहां से पता चली, मैक्सिमम हाइट पर इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब हम यूज करने वाले हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं साइड पे लिख देता हूं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और उससे फिर हम यहां आएंगे दोबारा कि कैसे हम इसको ड्राइव करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है 2as इज इक्वल टू 2as, ठीक है, इज इक्वल टू vf का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकंड भी आपको पता है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, हमने पीछे अपनी प्रीवियस स्लाइड में यूज की है। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इसको हम रिप्लेस करने वाले हैं बिल्कुल वैसे ही, a को y से ए वाई देखना है, s को y से एस वाई देखना है, y में डिस्प्लेसमेंट, और वी आई वी एफ वाई हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी y में देखनी है, और वी आई भी y में देखनी है, वी आई वाई भी हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हमने देखा। अब देखें कि अगर मैं यहां इस तरह से करूं कि ये जो वी आई वाई है इसको इस तरफ ले जाऊं, ये माइनस वी आई वाई है, इसको इस तरफ ले जाऊं, तो यहां क्या बचेगा, यहां हमारे पास बचेगा, इसको मैं यहां लिख देता हूं ताकि आप इसको समझ जाएं। ये देखें, यहां मैं लिख रहा हूं क्या बचेगा, 2ay, 2ay, ये जो आगे sy है ना, sy बेसिकली हाइट है, तो मैं इसको h से रिप्लेस कर लेता हूं। ठीक है, अब यहां vfy, सॉरी आई एम रियली सॉरी, यहां मुझे प्लस डालना चाहिए था, जो हम काम कर रहे थे, viy हो जाएगा इज इक्वल टू vfy हो जाएगा। ठीक हो गया, vfy हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहां मैं इसको रेज करके दोबारा लिख देता हूं ताकि आप इससे कंफ्यूज ना हो, और ये हमने क्या लिखना है, यहां प्लस लिखना है। ठीक हो गया, हमने क्या किया, मैं यहां दोबारा बता देता हूं पॉइंटर की मदद से, ये जो माइनस वी आई वाई था ना, इसको इस तरफ ले गए, तो ये लिख दिया। जस्ट ये जो एस वाई था इसको हमने एच से रिप्लेस कर लिया। अब देखें 2ay प्लस वी आई वाई, अच्छा वी आई का स्क्वायर भी है, आई एम रियली सॉरी, यहां मैं स्क्वायर लिखना भूल गया हूं, यहां ऊपर स्क्वायर भी है इसके ऊपर, और इधर भी इसके ऊपर स्क्वायर है। जब ये इधर आएगा तो स्क्वायर के साथ आएगा, और इधर आएगा तब भी ये स्क्वायर के साथ आएगा। अब देखें दोबारा कि यहां हमने क्या किया, ये लिखा हुआ है 2ay ये लिखा हुआ है 2ay, आगे लिखा हुआ प्लस वी आई स्क्वायर वाई, ठीक है, ये हमने लिखा, इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर, ये वही है। अब देखें फाइनल वेलोसिटी y में कितनी है, स्टार्ट में हमने देखा था वो 0 है। इनिशियल वेलोसिटी y में कितनी है, तो ये हम देखते आ रहे हैं, वी आई साइन थीटा है, और एक्सेलरेशन y में कितना, माइनस जी। तो ये वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, यहां हम लिख देंगे 0, क्योंकि एफ वाई जो है फाइनल जब तक ऊपर जाएगा तब 0 हो जाएगा। इनिशियल y में कितना है, वी आई साइन थीटा, इसको स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2 a की जगह g आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, और आगे आ जाएगा h आ जाएगा। अब माइनस 2gh को इस तरफ ले जाइए, इसको इधर ही रखने दीजिए, और 2g को इधर जाकर नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो ये आप हाइट निकाल लेंगे। हाइट डिपेंड कर रही है वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g पर। तो आपने देखा कि जो हाइट है, यानी इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो किस पर डिपेंड कर रही है, इस एंगल पर डिपेंड कर रही है कि इनिशियली आप कौन सा एंगल दे रहे हैं। जितना ये एंगल आप मैक्सिमम देते जाएंगे,
यानी जितना ये एंगल अप्रोच करेगा 90 डिग्री को, उतना ज्यादा ये इसकी हाइट होगी, और जितना ये एंगल कम होता जाएगा उतनी ये हाइट कम होती जाएगी। साथ में ये जो g है ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, और इनिशियल वेलोसिटी जितनी भेजेंगे हाइट उतनी ज्यादा होती जाएगी। ये बात हमें समझ भी आती है, शुरू में ज्यादा इसको इनिशियल वेलोसिटी दें तो ज्यादा हाइट जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी कम होगी तो हाइट भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं, डियर स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये है कि जो प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करता है अपने मोशन को, तो स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक का जो टाइम होता है ये हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। यहाँ लिखा है कि टाइम ऑफ द फ्लाइट इज द टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू ट्रेवल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन until its land back on the same horizontal level। ठीक है, तो जब ये यहां से लॉन्च होगा और दोबारा उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पर आएगा, तो इसने बेसिकली आप कह सकते हैं कि वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो मूवमेंट की। ठीक है, आप कह सकते हैं नीचे से ऊपर गया और ऊपर से नीचे आया, तो वाई एक्सिस के अलोंग आप कह सकते हैं इसने डिस्प्लेसमेंट किया, एक्स में भी डिस्प्लेसमेंट किया, टू डायमेंशनल मोशन है, नो रीजन, नो डाउट। लेकिन यहां हम इसको इस तरह से देख रहे हैं कि उसी ग्राउंड लेवल पर वापस आया तो ये सर्टेन हाइट पर गया और फिर नीचे आया, तो हम y से लेकर इसको चलेंगे। अब देखें कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, आपको पता है कि 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं, और उसमें से हम यहां यूज करने वाले हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, अब आपके माइंड में है कि भाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों नहीं यूज करने वाले, क्यों नहीं यूज कर रहे हम लोग, जो कि है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी आई प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये क्यों नहीं यूज करने वाले? तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्प्लेसमेंट कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ ये y में डिस्प्लेस करेगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो ये हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते। इसी तरह से जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as, अब इसमें डिस्प्लेसमेंट है 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो ये आप कहें कि भाई ये यूज क्यों नहीं कर रहे, तो इसका आंसर ये है कि इसमें हमने क्या चीज निकालनी है, टाइम निकालनी है। तो इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में कहीं टाइम ही नहीं आ रहा, तो ये भी हम यूज नहीं कर सकते। इस वजह से हम यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हमारे पास है जी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें जो चीज हमने फाइंड करनी है वो भी है और जो चीज गिवन है वो भी है, इस वजह से हम यूज करने वाले हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखें एस डिस्प्लेसमेंट किस में हुआ, ऊपर जा रहा है और ऊपर से नीचे आ रहा है, ये टाइम ये है, यानी कि हमने डिफाइन इसको ऐसे किया हुआ है कि टाइम क्या है कि दोबारा हॉरिजॉन्टल प्लेस पर आ जाएगा। तो एस को y से लिख देंगे, वी आई वाई कर देंगे, ए वाई कर देंगे, यानी आप देख सकते हैं वी आई वाई है, ए वाई है, बिल्कुल वैसे का, और एस को हमने रिप्लेस कर लिया y से, यानी डिस्प्लेसमेंट y में। तो अब देखिए नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से दोबारा नीचे आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। नीचे से ऊपर अगर 4 सेंटीमीटर जाता है तो +4, ऊपर से नीचे आता है -4, टोटल ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो y कितना हो गया, 0। इनिशियल वेलोसिटी y में कितनी है ये आप देख कर आए हैं, वी आई साइन थीटा। एक्सेलरेशन y में कितना है, -g है, और टाइम की जगह कैपिटल T। तो इस इक्वेशन में हम पुट करने वाले हैं y की जगह 0, इनिशियल वेलोसिटी वी आई साइन थीटा, टाइम की जगह कैपिटल T, -1/2 gt का स्क्वायर। इसको आप अपने पास नोट डाउन कर लें, और नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, ये वही इक्वेशन है जिसको अभी आप देख कर आए हैं। यहां से हम t कॉमन ले लेंगे, और t इंटू यहां से जब t कॉमन लेंगे तो वी आई साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ -1/2 gt हो जाएगा। अब देखें कि t इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे एक दफा, तो जी ये जो t0 है ये ट्रिवियल सोल्यूशन है, यानी ये एक एक्स्ट्रा रूट हमारे पास है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। और दूसरी जो इक्वेशन है जो कि क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, और ताकि आप समझ जाएं, वी आई साइन थीटा, वी आई साइन थीटा, और साथ में क्या है -1/2 gt, -1/2 gt, ये भी इक्वल हो गया है, ये भी इक्वल हो गया है 0 के। ठीक है, तो इसमें आप क्या करें कि वी आई साइन थीटा को इधर ही रखें, वी आई साइन थीटा को इधर ही रख रहे हैं, वी आई साइन थीटा को इधर रख रहे हैं, और जो -1/2 gt है उसको इक्वल के दूसरी तरफ ले रहे हैं, तो 1/2 gt हो जाएगा। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, मैं माउस से लिखता हूं और ये थोड़ा अच्छा नहीं लिखा जाता, लेकिन आपको समझ आती है चीजें। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, तो ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई जब होगा तो 2vi, ये आप देख सकते हैं यहाँ ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 2vi साइन थीटा हो जाएगा, और g इधर t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो टाइम कितना आएगा, 2vi साइन थीटा ओवर g।
तो टाइम किस पर डिपेंड कर रहा है? अगेन टाइम भी डिपेंड कर रहा है एंगल के ऊपर, यानी जितना आप इनिशियल एंगल ज्यादा देते चल जाएंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होता चला जाएगा। ठीक है, यानी जितना आप 90 को अप्रोच करेंगे इनिशियली तो उतना ज्यादा ये ज्यादा टाइम लेगा ग्राउंड को हिट करने के लिए। अच्छा, दूसरा क्या है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है उस पर भी टाइम डिपेंड कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा देंगे तो डेफिनेटली ज्यादा टाइम के बाद ये ग्राउंड को हिट करेगा। तो यहां तक हमारे पास आ गया टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो कि एयर के अंदर ये हॉरिजॉन्टली सॉरी ये जब लॉन्च होगा एट सम एंगल और दोबारा ग्राउंड पर हिट करेगा तो उस दौरान जो टाइम लेगा ये वो हमने ड्राइव कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं टाइम ऑफ एसेंट्स यानी टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, यानी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने तक का जो टाइम होगा वो कितना होगा। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि जो टोटल टाइम है उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि टोटल टाइम का अगर हम हाफ कर देंगे तो ये वही टाइम बचता है कि जो इसकी मैक्सिमम हाइट का टाइम है। तो टाइम जो अभी हमने निकाला है जस्ट आपने उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो टाइम अभी हमने निकाला है 2 vi sin थीटा ओवर जी। तो जब 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो वी आई साइन थीटा ओवर जी बच जाएगा। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यानी हॉरिजॉन्टली ये कितना डिस्प्लेस करेगा ये भी हमने देखना है। यहां से ये स्टार्ट करता है और मैक्सिमम यहां जाकर ये अपने मोशन को एंड करता है, तो इस दौरान इसने हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्लेस किया इसको हम कहते हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब देखें कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो अगर हमने निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट देखें कि उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं है, वैसे तो ये फार्मूला ये है s इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब हमने हॉरिजॉन्टल देखना है, क्योंकि रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को ही कहते हैं, तो हमने क्या करना पड़ेगा, हमें हर के साथ सबस्क्रिप्ट में x लिख देना है, एस एक्स हो जाएगा, वी आई एक्स हो जाएगा, यहीं मैं लिख देता हूं वी आई एक्स हो जाएगा और इसी तरह ए एक्स हो जाएगा। अब आप मुझे बताएं कि शुरू से देखते चले आ रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है हॉरिजॉन्टली ये कितना होगा, तो इसका आंसर है कि ये 0 हो जाएगा। तो यहां मैं इसको काट देता हूं और इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूं, 0 लिख देता हूं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो वी आई एक्स हो जाएगा इंटू टी हो जाएगा। तो अब देखें कि यहां से अगर हम इसको फर्दर नोट करें कि वी आई एक्स कितना है, तो ये वी एक्स लिख दिया इंटू टी, वी आई एक्स जो होगा वो वी एफ एक्स इक्वलेंट होगा, तो यहां हमने लिख दिया। अब x को हम एस एक्स को हमने x लिखा और x को फर्दर रिप्लेस कर रहे हैं r से। vx कितना है, vx है vi cos थीटा और t कितना है, कैपिटल T है और इसकी वैल्यू 2vi sin थीटा ओवर जी, हम प्रीवियस अपने देख कर आए हैं। तो जस्ट हम यहाँ x को r लिख दिया, vx की जगह vi cos थीटा और यहाँ हमने लिख दिया 2vi sin थीटा ओवर जी। तो यहाँ vi और vi क्या हो जाएगा, 2vi स्क्वायर हो जाएगा, sin थीटा cos थीटा हो जाएगा। इसको फर्दर आगे करते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हम यहाँ ये एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये इंशाल्लाह आप फर्स्ट ईयर मैथ में पढ़ेंगे कि 2 sin अल्फा cos अल्फा, यानी 2 sin थीटा cos थीटा को आप sin 2 अल्फा लिख सकते हैं। तो ये जो 2 sin अल्फा cos थीटा इसकी जगह मैं sin 2 थीटा लिख रहा हूं, तो r इज इक्वल टू वी आई sin 2 थीटा ओवर जी हो जाएगा। तो अब देखें कि जो रेंज है यानी ये मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ये भी डिपेंड करेगा थीटा के ऊपर। थीटा जब आपका 45 को अप्रोच करेगा तो तभी आपकी रेंज जो है वो मैक्सिमम होगी। तो अभी ये हम ड्राइव भी करेंगे और न्यूमेरिकल्स के अंदर भी देखेंगे, लेकिन यहां देख लें कि जो रेंज है वो भी डिपेंड कर रही है इनिशियल एंगल के ऊपर और इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रहे हैं उस पर भी डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ड्राइव करने जा रहे हैं उस रिलेशन को कि मैक्सिमम रेंज कितनी होगी और उसको कैसे करेंगे। रेंज का ये फार्मूला है, अभी आप ड्राइव कर आए हैं, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। देखें, अगर ये साइन 2 थीटा ये सारा इसकी जगह 1 आ जाएगा तो तभी वी आई इनिशियल वेलोसिटी तो जो मर्जी है तभी रेंज मैक्सिमम आएगी। ये मैक्सिमम 1 आ सकता है साइन 2 थीटा की वैल्यू या -1 आ सकता है। आपको पता है कि साइन के अंदर जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो साइन की रेंज क्या है, -1 से लेकर +1 तक। ठीक है, यानी या तो ये -1 देगा या 1 देगा, इसके दरमियान साइन और कॉस की वैल्यू लाई करती हैं, -1 और +1 के दरमियान में साइन और कॉस की वैल्यू लाई करती हैं। तो मैक्सिमम इसकी वैल्यू कितनी आ सकती है साइन 2 थीटा की, तो मैक्सिमम वैल्यू +1 आ सकती है। तो हम लिखेंगे कि मैक्सिमम रेंज तभी होगी जब ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो साइन 2 थीटा इक्वल होगा 1 के।
ठीक है। तो मैक्सिमम रेंज के लिए sin 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 1। तो अब यहाँ क्या करना है हमने कि यहाँ हमने ये करना है कि जो 2 थीटा है ये अब ये फर्दर ये क्या करेंगे हम यहाँ कि यहाँ sin 2 थीटा है तो इसके लिए हम ये करेंगे कि 2 थीटा लिख देंगे और साइन इक्वल उधर जाकर तो साइन इनवर्स हो जाएगा। अब साइन इनवर्स 1 किस पे देता है, 90 डिग्री पर देता है, यानी साइन को इधर लेकर आ गए तो साइन इनवर्स 1 हो गया और साइन इनवर्स 1 आप कैलकुलेटर पे दे दें तो 90 डिग्री, यानी साइन 90 पे आपको 1 की वैल्यू देता है। 2 थीटा 2 इधर जाकर डिवाइड कर देंगे तो थीटा इक्वल आ जाएगा 45 डिग्री के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इनिशियल यहां आप 45 डिग्री पुट करेंगे तो आपके पास रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। प्रोजेक्टाइल ट्रेवल द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस व्हेन इट्स प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। शुरू में आप 45 डिग्री देंगे तो मैक्सिमम रेंज पर ये जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करते हैं सेम रेंज को और ये देखा गया है कि अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है तो दो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर रेंजेस सेम आती हैं। अच्छा, और ये जिन एंगल्स के ऊपर रेंजेस सेम आती हैं इन एंगल्स को हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि इनका जो सम है वो 90 डिग्री होता है। अब देखें जैसे फॉर एग्जांपल 15 और 75 इनको सम करें तो 90 बनता है, तो 15 पर जो रेंज आएगी वही 75 डिग्री पर रेंज आएगी। ये देखें ये 15 डिग्री पर हमने फेंका वही रेंज आई, 75 डिग्री पर फेंका वही रेंज आई। इसी तरह से 30 और 60 इन दोनों को आप सम करें तो 90 डिग्री होता है, ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो इस पर भी क्या आएगी, रेंज सेम आएगी। इसी तरह से जिन दो एंगल्स को जो मिलकर कंप्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हों यानी 90 डिग्री बना रहे हों उनकी रेंजेस जो हैं वो सेम आती हैं। जरूरी नहीं है कि ये 20-70 हो, कुछ भी हो सकता है, 80 और 10 पे भी सेम रेंज आएगी। ठीक है, तो ये वो एंगल्स हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो देयरफॉर कंप्लीमेंट्री एंगल्स ऑलवेज प्रोड्यूस द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। कंप्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं वो सेम हॉरिजॉन्टल रेंज को प्रोड्यूस करेंगे। Now we have the last topic of the projectile motion which is effect of air resistance on the projectile motion। अब ध्यान देखें कि जब हम अभी हमने ये अज्यूम किया था कि एयर जो है उसको निगलेक्ट किया हुआ था। उसका रीजन ये था कि एयर जो फोर्स लगाएगी, रेजिस्टिव फोर्स लगाएगी, वो बहुत कम होगी तो उससे हमारा प्रोजेक्टाइल इफेक्ट नहीं होगा। तो हम इस वजह से अपनी थ्रू आउट द डेरिवेशन में उसको निगलेक्ट करते आए हैं। लेकिन अगर आप उसको लेंगे, इंसर्ट कर दें एयर के पैरामीटर्स को, तो आप देखेंगे कि आपके प्रोजेक्टाइल की जो रेंज होगी वो कम हो जाएगी। यहाँ लिखा है कि इन द प्रैक्टिकल सिचुएशन एयर रेजिस्टेंस कैन नॉट बी कंप्लीटली इग्नोर्ड। जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तब आप एयर को कंप्लीटली इग्नोर नहीं करेंगे। एयर रेजिस्टेंस रिड्यूस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। तो एयर क्या करेगा, एयर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कंपोनेंट को रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो इस तरह से सारी जो हम देख रहे हैं वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा था, तो हमने शुरू में ये कहा कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एयर क्या करेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कंपोनेंट को रिड्यूस करेगा। इट आल्सो रिड्यूस द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, ये वर्टिकल वेलोसिटी के कंपोनेंट को भी रिड्यूस करेगा। और इसी तरह से द सेम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आल्सो डिक्रीजेस, तो हाइट भी डिक्रीज होगी और रेंज भी डिक्रीज हो जाएगी। ट्रेजेक्टरी इज नो लॉन्गर परफेक्ट पैराबोला, तो परफेक्ट पैराबोला नहीं बनेगा। और देयरफॉर एयर रेजिस्टेंस चेंजेस द एक्चुअल पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल कंपेयर टू द आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहां देखें ये एयर रेजिस्टेंस के साथ और ये विदाउट एयर रेजिस्टेंस के साथ है, तो इन दोनों में थोड़ा फर्क है। नेक्स्ट चलेंगे और नेक्स्ट आर्टिकल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करते हैं 3.4 आर्टिकल विच इज इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। देखें कोलिजन किसे कहते हैं, कोलिजन कहते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा बॉडी फिजिकली कांटेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ फॉर द शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसको हम कहते हैं कोलिजन। तो जब ये कोलिजन होगा तो दोनों जो बॉडीज हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। अच्छा, इस कोलिजन से पहले और इस कोलिजन के बाद अगर हम काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को देखें तो वो सेम हो तो इसको बोलेंगे कि वो कंजर्व है। और अगर कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद इनकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को देखें तो वो सेम ना हो, इक्वल ना हो, तो इसको बोलेंगे कि वो कंजर्व नहीं है। तो इसी की बेस के ऊपर हमने इसकी दो टाइप्स बनाई हैं, एक है इन इलास्टिक कोलिजन और एक है इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक में क्या होता है कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, यानी पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी और टकराने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम नहीं है। तो फिर मसला यहाँ ये है कि वो काइनेटिक एनर्जी किधर चली गई, तो वो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली कन्वर्ट हो गई अदर फॉर्म की एनर्जीज में। लेट्स सपोज ये दो बॉल्स हैं जो जाकर आपस में हिट कर रही हैं, ये यहाँ से ऐसे हिट कर रही है और यहाँ से ऐसे हिट कर रही है। अब टकराने से पहले जो इनके पास काइनेटिक एनर्जी थी लेट्स सपोज वो 23 जॉल थी। ठीक है, मैं वैसे अज्यूम कर रहा हूं इन दोनों की मिलाकर,
टकराने से पहले एनर्जी थी वो 23 जॉल थी, और टकराने के बाद जो है ना, ये इधर चली जाती है और ये वाली बॉल इधर चली जाती है, तो टकराने के बाद जो इनके पास काइनेटिक एनर्जी है वो 21 जाउल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं है, वो इक्वल नहीं रही कुलियन से पहले और कुलियन के बाद। तो वो एनर्जी किधर चली गई? वो एनर्जी चली गई साउंड एनर्जी में, हीट एनर्जी में, या किसी दूसरी फॉर्म की एनर्जी में वो कन्वर्ट हो गई। तो इसको बोलेंगे इन इलास्टिक कुलियन। ठीक है, जैसे मेट्राइड जो है वो अर्थ के ऊपर फॉल होते हैं, तो वहां जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी या किसी दूसरी फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर वो खुद उसकी डिफॉर्मेशन हो जाती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी तरह से इसको हम बोलेंगे इन इलास्टिक कुलियन। तो डेली लाइफ के अंदर जो हमारे पास कुलियन हो रही होती हैं वो इन इलास्टिक कुलियन होती हैं, जिसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इलास्टिक कुलियन। तो इलास्टिक कुलियन ऐसी कुलियन को कहेंगे कि बिफोर कुलियन और आफ्टर कुलियन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों के दोनों कंजर्व रहते हैं, दैट मीन दोनों के दोनों सेम रहते हैं, इसको बोलेंगे इलास्टिक कुलियन। और ये हमें डेली लाइफ के अंदर तो ऐसे देखने को नहीं मिलता, लेकिन आप एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल के ऊपर जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकराते हैं केमिकल रिएक्शंस के अंदर, तो वहां हमें इलास्टिक कुलियन देखने को मिलती है, वहां काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों के दोनों कंजर्व रहते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं और अगले आर्टिकल को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी इलास्टिक कुलियन, और इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन में है। अब यहां देखें कि हमारे पास दो बॉल्स हैं और एक बॉल को हमने 1 कहा है, दूसरी बॉल को 2 कहा है, इसके मास को m1, इसके मास को m2, और इसकी जो कुलियन से पहले की वेलोसिटी है इसको u1 से और कुलियन के बाद की वेलोसिटी को u2 से। आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में ऐसे रिप्रेजेंटेशन है, इसी वजह से मैंने यहाँ u से ही रिप्रेजेंट किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसी तरह से कुलियन के बाद की वेलोसिटी डेफिनेटली वो नहीं रहेगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन हम ये अज्यूम करेंगे कि यहां मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहेंगे। ठीक है, हम इसकी बेस के ऊपर इसकी डेरिवेशन कर रहे हैं। तो इसकी वेलोसिटी तो चेंज होंगी लेकिन नेट काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम ही रहेगी। तो इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी। अच्छा, ये एक ही डायमेंशन में दोनों मूव कर रहे हैं, वन डायमेंशन इलास्टिक कुलियन को अभी हम स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए, यहां देखें कि यहां हमने लिखना है कि इसका जो पहले मोमेंटम था, पहले मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेट मी ओपन पेन, यहां इसके मोमेंटम को p1 कह देते हैं। ठीक है, और इसके मोमेंटम को p2 कह देते हैं। ठीक हो गया, और इसी तरह से ये बिफोर कुलियन है, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कुलियन कितना होगा? p1 प्लस p2, और टोटल मोमेंटम आफ्टर कुलियन p1 प्लस p2 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे सही हो गया। अब इस मोमेंटम की वैल्यू क्या आती है? मोमेंटम किसके इक्वल होता है? m1, यहां क्या आ जाएगा? u1 हो जाएगा। इसी तरह से इस मोमेंटम, सेकंड मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाएगी? m2 u2 हो जाएगा। ये देखें, ये वो लिखा हुआ है। और इस मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी? m1 v1 हो जाएगा, और इसके मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाएगी? m2 v2। ये बिफोर कुलियन है, ये आफ्टर कुलियन की फिगर है। अच्छा, दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायमेंशन में मूव कर रही हैं बॉल्स। आपने अज्यूम ये करना है कि ये जो पहली वाली बॉल है इसकी वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा है दूसरे से, तो ये जाकर पीछे से इसको हिट कर जाएगी। अच्छा, यहां देखें, यहां तक हम पहुंच गए, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब 1 वालों को एक तरफ ले जाते हैं, m1 v1 को इस तरफ ले आते हैं तो माइनस m1 v1 हो जाएगा, और m2 u2 को इस तरफ ले आते हैं तो माइनस m2 u2 हो जाएगा। यहां से m2 कॉमन ले लें, v2 माइनस u2 हो जाएगा, यहां m1 कॉमन ले लें तो u1 माइनस v1 हो जाएगा। ये इक्वेशन आप अपने पास नोट डाउन कर लें। अगली स्लाइड में हम अब मूव करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आगे चलें तो नेक्स्ट अब हमने ये भी देखना है कि काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इलास्टिक कुलियन है तो मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस सिस्टम की पहली जो काइनेटिक एनर्जी थी, लेट मी ओपन पॉइंटर, यहां जो काइनेटिक एनर्जी थी कुलियन से पहले और कुलियन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है, ये दोनों के दोनों इक्वल्स हैं। अब अगर हम पहले वाली काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? इसकी काइनेटिक एनर्जी को ke लिखेंगे, और इसी तरह से प्लस इस दूसरे की काइनेटिक एनर्जी को भी ke लिखेंगे, ke2 कर दें, दूसरे की काइनेटिक एनर्जी है, और इसी तरह से इसकी काइनेटिक एनर्जी को भी ke लिखेंगे, और इस तरह से इसकी काइनेटिक एनर्जी को भी प्लस कर देंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी को ke। तो यहाँ जो सम आने वाला है पहले और बाद में वो सेम आने वाला है, क्योंकि ये इलास्टिक कुलियन है। ठीक हो गया। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है? 1/2 mv का स्क्वायर। तो यहां हमने लिखा 1/2 m1 है और u1 है, उसका स्क्वायर लिख दिया, और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 1/2
m2u2 का स्क्वायर। इसी तरह से इक्वल होगा बाद वाले 1/2 m1v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से m1 वालों के पास u1 m1 के पास m1v1 ले जाते हैं, उस तरफ चला जाएगा और वो वाला जो है वो इस तरफ आ जाएगा, रीअरेंज बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा 1/2 सबके साथ है तो हमने इसको कैंसिल कर दिया, तो यहां से m1 कॉमन ले लें, u1 माइनस v1 हो जाएगा, और यहां से m2 कॉमन ले लें तो v2 माइनस u2 हो जाएगा। अब देखें फर्दर इसको हम ओपन कर सकते हैं, u1 का स्क्वायर माइनस v1 के स्क्वायर को आप फर्दर ओपन करें तो u1 माइनस v1 और u1 प्लस v1 होता है। ये जो फार्मूला है आप पढ़ कर आए हैं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ ओपन किया a माइनस बी और a प्लस बी में। इसको भी आपने ऐसे ओपन कर लेना है v2 माइनस u2 में। अब देखें ये इक्वेशन हमारे पास बन गई इक्वेशन 3। इससे पहले आपने देख कर आए थे इक्वेशन 1 देख कर आए थे, और इक्वेशन 1 क्या थी? इक्वेशन 1 जो आपके पास थी उसको अगर हम यहाँ दोबारा लिखना चाहें तो हमने यहाँ देखा था, क्योंकि यहाँ अब हमने डिवाइड करना है, इक्वेशन 2 की बात कर रहे हैं। इक्वेशन 2 को अगर हम दोबारा से यहाँ लिखें तो वो थी m1 इंटू u1 माइनस v1 इक्वल है m2 u2 माइनस v1। ठीक है, ये हमारे पास थी इक्वेशन 2 जो कि प्रीवियस स्लाइड में हम लिख कर आए थे, आप वहां से देख भी सकते हैं इसको। अब ये जो इक्वेशन 2 है ना और इक्वेशन 3 है, इन दोनों को हम डिवाइड करने वाले हैं। ऊपर हम लिखने वाले हैं इक्वेशन 3 को और नीचे लिखने वाले हैं इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 3 कौन सी है? ये वाली है, ये जो लिखी है, जो अभी हमने लिखी है m इंटू u1 माइनस v1 ये है, और साथ में क्या है u1 प्लस v1। ठीक है, ये हम मैथमेटिकल टूल्स यूज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। और आगे क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा m2, इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। ऊपर भी क्या लिखेंगे? u2, आप समझ गए हैं बात को, क्या मैं कह रहा हूं? लेट मी ओपन पॉइंटर। ये वाली जो इक्वेशन है ना सारी, इसको ऊपर लिख देना है, ये ऊपर लिखी हुई है, और इसके नीचे ये जो इक्वेशन 2 है जो प्रीवियस स्लाइड में हम लिख कर आए थे उसको नीचे डिवाइड कर रहे हैं। जब आप डिवाइड करेंगे तो m1 से कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ, और u1 v1 जो है वो u1 v1 से कैंसिल क्या हो जाएगा? v1 प्लस u1 प्लस v1 बच जाएगा। और इसी तरह से यहां जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो v2 प्लस u2 बच जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 3.15। आप इसको नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। आई गेस बुक में जो नाम है इसका वो 3.35 है। ठीक है, लेकिन यहां हम इसको अपना नाम देकर भी चलें तो कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। अब देखें कि फर्दर हम इसी इक्वेशन को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। यहां से हम अगर हम v2 एक तरफ लेकर जाना चाहें, क्योंकि ये जो बाद वाली वेलोसिटी है v2 की अगर आप वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो माइनस जो v1 है उसको इस तरफ ले जाएंगे तो u1 प्लस v1 माइनस v2 हो जाएगा। तो इस तरह आप सेकंड दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसकी कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी आप लोगों ने इक्वेशन 4 निकाली और उसमें आपने v2 की वैल्यू निकाली हुई थी, तो v2 की वैल्यू क्या निकली थी आपके पास? v2 की वैल्यू निकली थी u1। ठीक है, अभी प्रीवियस स्लाइड में आप वीडियो को पीछे करें और देख सकते हैं आप वहां v1 माइनस u2, ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकली है? v2 की वैल्यू निकली है। इसको हम पुट करने जा रहे हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? जहां से हमने मोमेंटम को कहा था कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन कंजर्व है, वो वाली इक्वेशन 1 है। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 और m2 v2। तो यहाँ v2 की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, ये हमने पुट कर दी। इसके बाद हमने m2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया। अब आप देखें तो m1 v1 और m2 v1 इन दोनों को हमने कंबाइन लिख दिया। यहाँ कंबाइन लिखने के बाद हमने v1 कॉमन ले लिया, m1 प्लस m2 हो गया। अच्छा, इसके बाद ये जो वैल्यूज है ना आपके पास कौन कौन सी? m2 u1 इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है, और इसी तरह से m2 u2 इसको भी दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो जब ये माइनस m2 u2 दूसरी तरफ जाएगा, यहां भी m2 u2 है तो 2m2 u2 हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू जब दूसरी तरफ जाएगी m2 u2 m1 u1 के पास जाएगी, तो वहां से u1 आप कॉमन लेकर m1 माइनस m2 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस है उधर जाकर ये माइनस हो जाएगा। अच्छा, आगे देखें, यहां से v1 की अगर हमने वैल्यू निकालनी है तो m1 प्लस m2 को इस तरफ जाकर डिवाइड कर देना है, इसके नीचे भी डिवाइड करना है अलग से, और इस 2 के नीचे भी आपने डिवाइड कर देना है।
ठीक है, ये बात आप देखें, समझें कैसे करना है। यहां मैं लिख देता हूं, देखें इसके नीचे भी आपने ये m1 प्लस m2 की वैल्यू डिवाइड कर देनी है, m1 प्लस m2 की वैल्यू भी डिवाइड कर देनी है, और इसके नीचे भी इसके नीचे भी m1 और प्लस m2 की वैल्यू को डिवाइड कर देना है। ठीक है, अगेन ये हमारे पास इक्वेशन जो आई है 3.16, ये आपकी बुक में है 3.36 के नाम से है, आप इसको बुक ओपन करके साथ साथ देख भी सकते हैं। 3.26 के नाम से होगी या 36 के नाम से, 26 के नाम से होगी ये इक्वेशन। अच्छा जी, फर्दर आगे चलें इसी तरह से सिमिलरली फॉर इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 की वैल्यू क्या है, v1 क्या है, v1 हमारे पास v1 की वैल्यू क्या है, तो v1 जो है वो इक्वल हो जाएगा, वहां से इक्वेशन 4 को अगर हम फर्दर इक्वेशन यहां से निकालें तो v1 किसके इक्वल आ जाएगा, v2 माइनस u1 प्लस u2 इक्वल हो जाएगा v1 के। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं इस इक्वेशन में से v1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो v1 की वैल्यू क्या होगी, u1 इधर आ जाएगा और ये u2 भी इधर आ जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। अब बाय पुटिंग द v1 ऑफ द इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 के अंदर हम v1 की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, और सॉरी v1 की इक्वेशन जो इक्वेशन 5 से निकली है वो हम पुट करने जा रहे हैं इसी के अंदर, यानी यहां अब v1 की जगह हम पुट करने जा रहे हैं। आगे हमने यहां v2 की जगह पुट की, अब हम किसकी जगह पुट करने जा रहे हैं, v1 की जगह पुट करने जा रहे हैं। तो जब v1 की जगह पुट करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही आपने मल्टीप्लाई कर देना है इस तरह से, तो m1 u2 प्लस m1 v2 माइनस m1 u1 प्लस m2 v2 हो जाएगा। तो m1 और जो v2 है, ये वाला v2 है एक और ये वाला v2 है, इन दोनों में से v2 कॉमन ले लेंगे तो m1 प्लस m2 v2 हो जाएगा। और इसी तरह से दूसरी जो हमारे पास है m1 u2 वो ये वाली लिखी हुई है, और माइनस m1 v1 वो m1 u1 यहाँ लिखी हुई है। अब आपने कुछ भी नहीं करना, क्या करना है कि इन दोनों को इस तरह लेकर जाना है, ये जो दो हमारे पास है ना, इन दोनों को इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वहां ये माइनस है ना m1 u1 और वहां प्लस एक m1 u1 है, तो ये माइनस उसमें जाकर एड अप हो जाएगा, तो 2 m1 u1 हो जाएगा। इसी तरह से ये जब उधर जाएगा m1 u2 m2 u2 के पास जाएगा तो वहां जाकर ये माइनस हो जाएगा। जब माइनस होगा तो इन दोनों में से आपने क्या करना है, u2 को कॉमन लेना है, तो m2 माइनस m1 हो जाएगा। अब अगेन ये जो m1 प्लस m2 है v2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इस तरफ जाकर इसके नीचे भी डिवाइड कर दीजिए और इसके नीचे भी डिवाइड कर दीजिए। अब ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, और इस इक्वेशन को हमने नाम दिया है 3.17 का। आपकी बुक में ये जो इक्वेशन है वो 3.27 के नाम से है। तो आई होप आप इसको ये समझ आ गई है, यहाँ थोड़ा डिनोमिनेटर में सही करके लिखा गया है और यहाँ ऐसे ही है। अच्छा, अब ये 17 है, तो ये मैं बुक मेरे पास ओपन है, ये इक्वेशन 27 नहीं है आपकी बुक में, बल्कि ये इक्वेशन है 29 के नाम से। ये वाली जो इक्वेशन है इसको आप 29 कर लीजिए, ये 17 यहाँ लिखा है। तो अब ये जो प्रीवियस जो हमारे पास एक इक्वेशन आई थी जिसको हमने 16 कहा था, और ये जो इक्वेशन 39 आई थी, ये वेलोसिटीज आपने निकाल ली, जो कोलाइड होने के बाद जो वेलोसिटीज आएंगी v1 और v2, ये वो वेलोसिटीज आपने बेसिकली निकाली हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं, और इस केसेस में अब हमने ये देखना है कि हमारे पास पहला केस जो है उसमें ये है कि दो हमारे पास मैसेज हैं, दो बॉल्स हैं जिनका मैस सेम है। तो इसका जो मैस है, यानी फॉर एग्जांपल ये जो है आप 3 kg समझ लें, तो जो दूसरी बॉल है उसका मैस भी 3 kg है, दोनों का मैस सेम है, तो टकराने के बाद इनकी वेलोसिटीज में क्या फर्क आएगा ये हमने देखना है। ये 3 kg है, ठीक। अच्छा, दोनों का मैस सेम है, इसकी जो वेलोसिटी होगी ना टकराने से पहले उसको हम कह रहे हैं u1, और इसकी टकराने से पहले जो वेलोसिटी है ना उसको हम क्या कह रहे हैं, u2। अच्छा, जब ये दोनों कोलाइड होंगी, टकराएंगी, कोलिजन होगी इनमें, तो इसके बाद जो इनकी वेलोसिटीज आएंगी ना, उसको यहां मैं अगर दोबारा से टकराने के बाद दोबारा बॉल्स को बना दूं, ये बॉल है और दूसरी ये बॉल है। अब टकराने के बाद, ठीक है, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1 और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2। तो हमने ये देखना है कि अगर दोनों का मैस सेम है तो वेलोसिटी में कितना फर्क आएगा। ठीक है, ये अभी हमने देखना है। लेट्स सपोज ये इधर चली जाएगी और ये इधर चली जाएगी, ठीक है, या जिधर भी जाएगी, ये हमने अभी देखते हैं। अच्छा, तो टकराने से पहले और टकराने के बाद की वेलोसिटीज को अभी हमने इन्वेस्टिगेट करना है। कब? जब दोनों का मैस सेम है।
तो देखें यहाँ वही इक्वेशन जो अभी हम ड्राइव कर आए हैं जो कि 3.16 है। और अच्छा ये नंबर आप सुनते चलें कि ये जो मैंने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर नंबर बोले हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी बुक के अंदर वही हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई है। तो ये नंबर डिफरेंट हैं, यहाँ ये नंबर्स डिफरेंट हैं। 3.16 इक्वेशन आपकी बुक में, ये इक्वेशन जो है, एक इक्वेशन 3.28 के नाम से है, सॉरी 29 के नाम 27 के नाम से है, और एक 29 के नाम से है। 3.27 और 3.29, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, v1 और v2 की वेलोसिटीज को देख रहे हैं। अच्छा अब देखें कि ये इक्वेशन हमने ली है 3.16, जिसमें हमने v1 की वेलोसिटी को कैलकुलेट किया था, इसको ड्राइव किया था। अब मैस m2 और m1 जो है वो इक्वल हैं, तो m2 की जगह हम क्या पुट करने जा रहे हैं, m1 पुट करने जा रहे हैं। जब m2 m1 की इक्वलेंट है तो m1 माइनस m1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सारी चीज जो है वो 0 हो जाएगी, इसको आप 0 कर देंगे इधर, ठीक है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, सबसे 0 हो जाएगा। लेकिन यहां देखें m1 और m2 की जगह फिर हमने m1 पुट कर दिया, क्योंकि दोनों सेम है। m1 और m1 2m1 हो जाएगा, ऊपर भी 2m1 है, नीचे भी 2m1 है, कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ u2 हो जाएगा। तो जो इसकी वेलोसिटी है ना, यानी इसकी, इस बॉल की, पहली बॉल की जो टकराने के बाद वेलोसिटी है वो उतनी हो जाएगी जितनी दूसरी बॉल की टकराने से पहले वेलोसिटी है। ये देखें, यानी इसकी वेलोसिटी जो है ना u2, इसकी लेट्स सपोज मैं बता रहा हूं आपको, एग्जांपल दे रहा हूं कि जो u1 है, इस u1 को आप समझ लीजिए ये 3 था, ठीक है, और ये जो u2 वेलोसिटी थी ये 2 मीटर पर सेकंड थी। तो अब v1 कितनी हो जाएगी, v1 एग्जैक्ट 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, समझ आ रही बात की कि नहीं? अभी तक हमने ये देखा कि v1 कितनी हो जाएगी, एग्जैक्ट जितना ये इसकी दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, इसकी कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी u1 की, ये भी हमने नहीं देखा। अभी हमने क्या देखा है कि जो दूसरी बॉल है इसकी वेलोसिटी जो है वो जितनी वेलोसिटी है, लेट्स सपोज 2 मीटर पर सेकंड है, तो टकराने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो मिल जाएगी पहली बॉल को, यानी इस बॉल को वो वेलोसिटी मिल जाएगी, और वो वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड। एक और चीज भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि ये जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी ना, वही इसकी डायरेक्शन है। अगर ये फॉरवर्ड जा रही है ऐसे, तो इसकी भी वही डायरेक्शन है, अगर ये रिवर्स जा रही है तो इसकी भी वही डायरेक्शन है। डायरेक्शन दोनों की सेम होगी, यानी इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, ठीक है, और इन दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो जाएगी, है ना इंटरेस्टिंग। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट ऑपोजिट चीज है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि ये वही केस है, लेकिन अब दूसरी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को देख रहे हैं। तो इसके लिए हमें सेकंड इक्वेशन, यानी वही केस वही है, दो बॉल्स हैं, दोनों का मैस सेम है, और इसकी टकराने की पहले वेलोसिटी u1 है, और इसकी टकराने से पहले की वेलोसिटी u2 है। अब जब टकराएंगी, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v2 हो जाएगी। तो आगे हमने v1 की वेलोसिटी देखी थी, अब हम देखने जा रहे हैं v2 की वेलोसिटी। तो केस वही है, लेकिन v2 के लिए आप इक्वेशन यूज करेंगे 3.17, जिसको अभी हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में ड्राइव करके लेकर आए हैं। तो इसमें m2 की जगह m1 आप पुट कर दें, तो m2 की जगह m1 पुट करेंगे तो यहां कितना हो जाएगा, m1 प्लस m1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2m1 हो जाएगा। और ये प्लस के बाद m2 की जगह जब आप m1 पुट करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों मैस इक्वल है, माइनस हो रहे हैं, 0 हो जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा। तो दूसरे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, यानी ये जो टकराने के बाद जो दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो उतनी होगी जो पहले ऑब्जेक्ट की टकराने से पहले वेलोसिटी थी। तो आप इसके लिए याद रखें कि जब मैसेज सेम हो जाएंगे तो आप इसके लिए ये x को याद रखें। किसको याद रखना है आपने, x जो इंग्लिश का अल्फाबेट है, x, इसको आपने याद रखना है कि ये ऐसे, ये इसको क्रॉस पॉन्ड कर रहा होगा और ये इसको क्रॉस पॉन्ड कर रहा होगा। u2 जो v1 की वेलोसिटी है वो u2 की वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी, और v2 की वेलोसिटी जो है वो u1 की वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी। और आई होप कि आपको v1 और u1 के बारे में अच्छे से पता है कि u1 टकराने से पहले की वेलोसिटी है पहले ऑब्जेक्ट की, और v1 टकराने के बाद की वेलोसिटी है पहले ऑब्जेक्ट की। अब इंटरेस्टिंगली इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और इन दोनों की वेलोसिटीज भी सेम हो जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास केस 2 है, और इसमें क्या है कि दो मैसेज हैं, और मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं। दो मैसेज हैं जो इक्वल मैस है, दो बॉल्स आप अज्यूम कर लें जिनका मैस इक्वल है, और एक बॉल जो है इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, इसको हम u1 कह रहे हैं, लेकिन दूसरी जो बॉल है इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, यानी एक बॉल रुकी है और एक बात चल कर आ रही है।
ठीक है। तो अब इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी v1 वो बताएं, और इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी v2 वो बतानी है हमने। तो v1 बताने के लिए ये m1 और m2 सेम है, ठीक है, ये हमने अज्यूम करना है। m1 और m2 क्या है, सेम है, ठीक है, ये m1 और m2 क्या है, सेम है, दोनों के मैसेज सेम है। तो वही v1 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वही इक्वेशन हम यूज करते हैं। जस्ट आपने इसमें m2 की जगह m1 पुट कर देंगे, तो m1 माइनस m1 जीरो हो जाएगा, ये सारा जीरो हो जाएगा, और u2 की जगह भी आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी सारा जीरो हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि ये भी सारी चीज जीरो हो गई, प्लस से पहले और प्लस के बाद भी जीरो हो गई, तो v1 जो है इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी। यानी शुरू में तो इसकी वेलोसिटी थी, इसकी वेलोसिटी शुरू में आप मान लें कि 2 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब इसकी वेलोसिटी देखते हैं, यानी शुरू में इसकी वेलोसिटी जीरो है, लेकिन टकराने के बाद इसकी कितनी वेलोसिटी है वो देखते हैं। तो इसके लिए v2 वाला फार्मूला हमने यूज करना है। तो v2 के लिए आपने ये वो इक्वेशन लिख ली सबसे पहले, ये आपकी बुक के अंदर भी लिखी है, इसके अंदर जस्ट हमने पुट करनी है वैल्यूज। तो देखें m2 की जगह m1 की वैल्यू पुट करेंगे, जहां जहां m2 है, m2 की जगह m1 पुट करेंगे, यहां m1 तो m1 ही है, लेकिन m2 की जगह m1 पुट कर देंगे, और यहां जब आप m2 की जगह m1 पुट करेंगे तो ये सारा जीरो हो जाएगा, यानी ये सारी चीज जीरो हो जाएगी, और यहां ये ऐसे रह जाएगा। तो अब आप आगे देखेंगे, मैं इसको यहीं कैलकुलेट करता हूं, यहां मैं बता देता हूं आपको कि ये सारा जो है वो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि ये माइनस हो रहा है, और यहां क्या होगा, यहां हमारे पास आ जाएगा 2m1 डिवाइडेड बाय ये m1 और m1, 2m1 यहां हो जाएगा, 2m1 और इनटू इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, u1 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया मैं दोबारा बताता हूं आप लोगों को। ये देखिए m1 और m1 कितना हो गया, 2m1 हो गया, और ऊपर 2m1 एज इट इज, ये कट जाएगा और ये इक्वल आ जाएगा u1 के, यानी जो इसकी वेलोसिटी होगी वो इसकी वेलोसिटी के इक्विवेलेंट हो जाएगी, यानी ये चलना शुरू कर देगी, और ये किस वेलोसिटी से चलेगी, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलेगी, जो हमारे पास u1 की वेलोसिटी है, उसी डायरेक्शन में चलेगी जिस डायरेक्शन में u1 की वेलोसिटी थी। ठीक है, और जो ये वाला ऑब्जेक्ट है वो जाकर रुक जाएगा, ये आगे चलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो आई होप आपको केस 2 भी समझ आ गया है। ये वही चीजें हैं जो अभी हमने देख कर आए हैं। नेक्स्ट हमारे पास केस नंबर 3 है, उसमें ये है कि अ लाइट बॉडी कोलाइड विद द मैसिव बॉडी एट रेस्ट। अच्छा, अब ये है कि जो दूसरा एक दो डिफरेंट मैसेज डिफरेंट हो गए हैं, अब ऐसा नहीं है कि मैसेज सेम है, अब मैसेज डिफरेंट हो गए हैं, यानी जो ये हमारे पास मैस है m1 इसको आप कह दें, और ये जो मैस है वो m2 है। ठीक है, एक हैवियर मैस है, इसको हमने क्या कहा हुआ है, m2, ये बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू m1। ठीक है, और जो मैसिव बॉडी है, ये वाली जो बॉडी है, इसको हमने कहा हुआ है कि ये रेस्ट पर है, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी u2 जो है वो जीरो कर दें आप। ठीक है, और इसकी जो u1 है वो चल रही है, उसको आप जो है वो कुछ वेलोसिटी लिख दें, अज्यूम कर लें, लेकिन हम इसको u2 कर लें, और u1 कह रहे हैं, और u1 कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये चूंकि बहुत बड़ा है इसके मुकाबले में, m1 के मुकाबले में बहुत बड़ा है, तो m1 को हम अज्यूम करेंगे कि वो जीरो है। ठीक है, अब v1 वेलोसिटी अगर हमने निकालनी है, ठीक है, v1 वेलोसिटी अगर हमने निकालनी है, यानी यहां हमने v1 वेलोसिटी बेसिकली यही देखते आ रहे हैं ना कि v1 कितनी होगी और v2 कितनी होगी, तो v1 निकालनी है तो वही 3.16 इक्वेशन यूज करेंगे। तो जब ये इक्वेशन हम यूज करेंगे v1, तो v1 क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2, वही इक्वेशन m1 प्लस m2 इंटू u1, और 2m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u2। अब देखें कि यहाँ m1 की जगह हमने जीरो पुट कर देना है, और u2 की जगह भी जीरो, यहाँ m1 की जगह जीरो आ जाएगा, m2 आ जाएगा माइनस का, यहाँ u1 की जगह जब जीरो आएगा तो इस सारे को जीरो कर देगा। ठीक है, इस सारे को जीरो कर देगा। यहाँ अगेन m1 की जगह हमने जीरो पुट करते हैं, m2 की जगह 2, ये सारा तो निकल गया, इसको आप निकाल दें, u1 वाले को निकाल दें, बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि ये देखिए ना आप, जो u1 है सॉरी u2 जो है वो जीरो है, तो ये वाला तो सारा निकल जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, इस सारे को निकाल दें, इसको आप डिस्कस ही ना करें, यानी इसको आप निकाल दें। ठीक है, क्यों निकाल दें, क्योंकि u2 जो है वो जीरो है, अगर मैं u1 जीरो कह गया हूं तो आई एम रियली सॉरी, ये u2 जीरो है, तो इस सारे ये सारा क्योंकि u2 मल्टीप्लाई हो रहा है सारा जीरो हो जाएगा, यहाँ u1 वैसे का वैसे आ जाएगा, m1 की जगह जीरो, m2 की जगह m2, m1 की जगह फिर जीरो, m2 की जगह m2, और साथ ये लिख देंगे। अब देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
सॉरी ये ऊपर है और ये डिनोमिनेटर में नीचे ये डिवाइड हो रहे हैं, माइनस m2 हो जाएगा ऊपर, नीचे m2 हो जाएगा, m2 से कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा यहां और u1 आ जाएगा। यानी जो v1 की वेलोसिटी होगी वो उतनी होगी जो u1 की वेलोसिटी है। ठीक है, v1 की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जो u1 की वेलोसिटी है। ठीक है, लेकिन यहां मैं पॉइंटर ओपन कर लूं, लेट मी ओपन पॉइंटर, यानी जो इसकी वेलोसिटी होगी वो उतनी ही रहेगी, मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, जस्ट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये रुका हुआ है, ये बहुत हैवी है, ये रुका हुआ, ये जाकर इसको हिट करेगा, जब हिट करेगा तो इसी ने वापस आना है ना, इसी बॉल ने वापस आना है क्योंकि इसका मास छोटा है। तो u1 की जो वेलोसिटी है वो v1 की वेलोसिटी के इक्विवेलेंट होगी, v1 उतनी होगी जो u1 के, लेकिन जस्ट इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये वापस आ जाएगा। ठीक है, v1 की वेलोसिटी कितनी रहेगी, u1 की जो पहले वेलोसिटी है वही बाद में रहेगी, जस्ट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आप आई होप आप इसको समझ गए हैं। अब हमने v2 की वेलोसिटी निकालनी है, तो वही केस है, चीजें वही पुट करनी है, m1 को 0 पुट करना है और u2 को भी 0 पुट करना है। तो अब यहां देखें कि आप अगेन वैसे ही देखें कि u2 क्योंकि रुका हुआ है तो ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां हमारे पास ये रह जाएगा, m1 की जगह हमने 0 पुट कर देना है, यहां भी 0 पुट कर देना है, तो 0/0 जब डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, u1 आ जाएगा। ये सारा 0 u1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा, और यहाँ भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इससे क्या मतलब हुआ, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अगर ये इसके बाहर जो है वो u2 है और ये 0 है तो ये सारा 0 हो जाएगा, और ये वाला भी सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो v2 की जो वेलोसिटी है, यानी जो हैवियर ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी 0 ही रहेगी, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी जब स्मॉलर बॉडी उसके साथ जाकर टकराएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि मैसिव बॉडी कोलाइड विद द लाइट बॉडी एट रेस्ट। अब उल्टा केस हो गया है, और आई होप कि आप इतना समझने के बाद आप इसको खुद करना चाहिए आप लोगों को। मैं समझा देता हूं, करेंगे आप लोग इसको खुद, ताकि आप लोगों को बात समझ आए कि हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसके अंदर। देखें कि ये एक बॉडी है, ठीक है, और एक ये बॉडी है, ठीक है, और ये जो बॉडी है ना m1, ये हैवियर बॉडी है, इसकी वेलोसिटी को u1 कहा है और इसकी वेलोसिटी को u2 कहा है। अब ये जो वेलोसिटी है ना u2, ये रेस्ट पर है, इसकी वेलोसिटी को 0 कर दिया, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, u2 रेस्ट पर है, लेकिन ये जो है ना वो बहुत बड़ी है। तो हम क्या करेंगे कि इसके मास को, m2 के मास को 0 पुट कर देंगे, बिल्कुल ऑपोजिट चलेंगे। तो यहाँ जस्ट आप इसमें पुट करें वैल्यूज को और निकालें, और आप देखेंगे कि जो इसकी वेलोसिटी है ना v1 की, वो इक्वली रहने वाली है जैसे u1 में थी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ये जाकर टकराएगा इसके साथ, तो इसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो रुका हुआ है लाइटर बॉडी, लेट मी ओपन पॉइंटर, इसकी जो पहले वेलोसिटी थी, बाद में जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी, डायरेक्शन भी सेम रहेगी। लेकिन ये जो बॉडी रुकी हुई है, जब ये हैवियर बॉडी जाकर इसको वो करेगी स्ट्राइक, तो इसको भी चला देगी, इसकी भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाएगी। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, वेलोसिटी जो है वो हो जाएगी v2 इज इक्वल टू 2 टाइम u1 हो जाएगी। ये आप लोगों ने खुद ड्राइव करना है और देखना है, क्योंकि अब टाइम काफी हो गया है, तो आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और आप इसको ड्राइव कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट यूनिट 3। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लाजमी तौर पर कमेंट सेक्शन के अंदर पूछें, मैं इसको लाजमी तौर पर एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। एक इक्वेशंस जो हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं हमारे लेक्चर्स में और बुक में थोड़ी डिफरेंट हैं, और आप लोगों ने मैं वहाँ पिन कर देता हूँ क्वेश्चंस, कमेंट पिन कर देता हूँ, आप इसको समझ जाएंगे कि वो इक्वेशंस कैसी हैं। और नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और अगले चैप्टर पर मूव करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।